Thanks to one and all. बहुत बहुत धन्यवाद नायक सर। इसके पश्चात मैं डॉक्टर दिनेश सिंह गौड़, रीडर, शाला के तंत्र, शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आए और डॉक्टर निसार अली खान सर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं नांदेड़ महाराष्ट्र से, उनका परिचय दें। डॉक्टर गौड़। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं भगवान धन्वंतरी जी के चरणों में सादर नमन करता हूं। आज के इस वेबिनार के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय, आयुष विभाग, मध्य प्रदेश शासन, विशिष्ट व सम्मानित अतिथि परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, वेबिनार के विशिष्ट सम्माननीय वक्ता एवं वेबिनार में उपस्थित समस्त विद्वजनों को मेरा अभिवादन। आज के इस वेबिनार के प्रथम विशिष्ट वक्ता डॉक्टर निसार अली खान सर का परिचय देते हुए मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आप शाला के विषय के मूर्धन्य विद्वान हैं व वर्तमान समय में आप शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय नांदेड़ महाराष्ट्र में शाला के विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपको स्नातक में 30 वर्ष का व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 18 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव प्राप्त है। साथ ही मेडिकल स्टैटिस्टिक्स में भी आप 13 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव रखते हैं। कई सारे राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार, वेबिनार व आरओटीपी में आप रिसोर्स पर्सन के रूप में भाग ले चुके हैं। टीचर्स रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आप एक कुशल प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आर्टिकल्स प्रकाशित हो चुके हैं व वर्तमान में कलेक्टर महोदय के द्वारा भी आप कोरोना वॉरियर्स सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। हमारे महाविद्यालय में भी आप इसके पूर्व शाला के विषय के वर्कशॉप में रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित कर चुके हैं। शाला के विषय के ऐसे महान विद्वान को विशिष्ट वक्ता के रूप में आमंत्रित कर हमारा महाविद्यालय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं आदरणीय डॉक्टर निसार अली खान सर से आग्रह करूंगा कि वे अपने अनुभव व ज्ञानवर्धक व्याख्यान से हम सभी को लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद। सर अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। निसार अली खान सर प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। Yes. Hello. Good afternoon to everybody. नायक सर ने भी परिचय पहले व्याधि का दे चुके हैं, मेरा भी परिचय दे चुके हैं, दिनेश सर ने भी काफी परिचय दिया है। अब इस पर पूरा मेरे लिए बहुत मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज का विषय बहुत अच्छा लिया है सर का सिलेक्शन के लिए। इस विषय में आज मैं विषय को शुरू करने के बाद उसके डिटेल्स तो दूंगा ही, सिर्फ ये कहूंगा कि ईएनटी के मैक्सिमम डिसऑर्डर जो हैं वो प्रतिशय से ही होते हैं, जैसा कि संहिता में ही कहा गया है कि सभी रोग जो है शालक्यगत वो निमित्त मूल से होते हैं, प्रतिशय के ही उपद्रव में होते हैं। तो और प्रतिशय के चिकित्सा में हम वैद्यगण कहाँ पे कुछ कम रहते हैं, जिसकी वजह से प्रतिशय का एक जीर्ण प्रतिशय में रूपांतर होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं मेरा प्रेजेंटेशन अभी शुरू करता हूं। मेरा स्लाइड विजिबल है अभी? यस सर, विजिबल है सर। Yes. दुष्ट प्रतिशय कैन बी कोरिलेटेड विद द क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस। जब सिर्फ नासा ही नहीं, साइनसेस भी इन्वॉल्व होते हैं, या सिर्फ साइनस ही नहीं, नाजल कैविटी भी इन्वॉल्व होती है, इसीलिए इस कंडीशन को राइनोसाइनोसाइटिस कहा जाता है। ये दोनों एक ही कॉम्पोनेंट में, दोनों साथ में ही मिलते हैं। जैसा
श्रुत उत्तर तंत्र में कहा है सर्व एव प्रतिशाया नस्य प्रतिकारिणाः कालेन रोग जनना जायन्ते दुष्ट पीनसाः। कि सभी प्रतिशायों की उपेक्षा करने पर जहाँ पे नरस्य अप्रतिकारिणा, जिसका प्रतिकार प्रॉपर ना हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो। आज के ट्रीटमेंट जैसे ही कॉमन कोल्ड होता है, सभी रोगी क्या करते हैं कि कोई टैबलेट्स मेडिकल स्टोर से ले ली, इवन जनरल प्रैक्टिशनर्स भी डिकंजेस्टेंट्स, एंटीहिस्टामिन्स देते हैं, जिससे कि स्टैग्नेट हो जाते हैं, सिक्रीशन स्टैग्नेट और सिक्रीशंस ड्राई अप हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन तो वहीं रहता है क्योंकि वो वायरल इंजन रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जैसे ही सिक्रीशन स्टॉप होते हैं टू फर्दर स्टेइंग ऑफ द प्रोसेस देयर, इसीलिए कहा गया है। इवन हम दृष्टिकोण से, आयुर्वेद दृष्टिकोण से भी अगर कहा जाए तो प्रतिशाय में जो अहितकर चीजें हैं कही गई है, मोस्ट कॉमनली आज कोल्ड वाटर, फ्रिज का पानी ये रूटीनली सभी पीते हैं, कोई बंद नहीं करता है। कोल्ड वाटर्स है, आइसक्रीम्स है, कोई फैन कोई नहीं बंद करता है, एसी कोई नहीं बंद करता है, कूलर्स के साथ सोना, फैन के नीचे सोना, प्रवास तो हम सब करते ही रहते हैं। वात सेवन है और शीत जल सेवन है, ये सभी चीजें प्रतिशाय को, हमारे प्रतिशाय को कम ना होकर जीर्ण प्रतिशाय में, दुष्ट प्रतिशाय में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट, दुष्ट प्रतिशाय के बारे में सुश्रुत में जो वर्णन है, प्रक्लिद्यति, कि जहाँ पे नासा वारंवार क्लेद युक्त होती है, थिक सिक्रीशंस उसमें रहते हैं, बार बार क्लेद युक्त होती है, बार बार सूखती है, कभी सूख जाती है, कभी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, कभी बिल्कुल खुल जाती है। और सिर्फ यही नहीं, पेशेंट जब लाइंग डाउन पोजीशन में होता है, एक करवट से दूसरी करवट लेने पर भी उसको ये महसूस होता है। निश्वास उच्छ्वास दुर्गंधी, जिसके श्वास में दुर्गंधी आती है। वेत्ति च, गंध ज्ञान ये एक रस ज्ञान के लिए पूरक असज्ञान है। रस टेस्ट जो है उसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए स्मेल सेंसेशन काफी हो, वो कम होने की वजह से या विकृत होने के कारण गंध और रस ज्ञान ये प्रॉपर नहीं हो पाता। इस प्रतिशाय को कृच्छ्र साध्य ऐसा कहा। अब क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस जो भी विकार हमारे शालक्य में बताए गए हैं, हम उनका यहाँ थोड़े में ऊहापोह करेंगे, हम उनका थोड़े में विवेचन करेंगे और फिर हम उसके चिकित्सा पर जाते हैं। दुष्ट प्रतिशाय के लक्षण चरक ने एक विशिष्ट रूप से कहा है कि नासारोध और अभिघात ये रूप में माने हैं। The causes which are responsible for the nasal obstruction may lead to chronic rhinosinusitis, अभिघात भी करते हैं। इनकी वजह से जिस विकार में गंध ज्ञान करता है, श्वास दुर्गंधी आती है, और इस विकार को दुष्ट प्रतिशाय कहा गया है। नेक्स्ट, ये चरक द्वारा लक्षण है। अब इसका वाग्भट मत से लक्षण का काफी विस्तृत कहा गया है। कफ प्रवृद्धो, जब कफ बढ़कर नासा को अवरोध करता है और स्रोतोंसी अपीनस, उसमें अपीनस निर्माण करता है, उसके कारण कुरिया घुरघुरु श्वासम, श्वास में हमेशा आवाज आना है। पीनस अधिक वेदनम, जब श्वास पीनस है, स्राव है, नासा अवरोध है, ये वेदना युक्त इसी कंडीशन है। अविरेव अस्त्रस्य प्रक्लिनता तेन नासा में भेड़ की तरह, अवि की तरह, भेड़ की तरह जिसके नासा क्लेद युक्त होती है, बहती रहती है, ठीक डिस्चार्जेस है, नेजल फ्लो है। अजस्रम पिच्छिलम पक्वम सिंघाणकम घन, ये सिंघाणक किया है इसने कि पिछिल पीत है, पक्व है। पीत है, इट मींस ये बैक्टीरियल फ्लोरा इसमें ऐड हुआ है, इसमें टिश्यू डेब्रिज ऐड हुए हैं, और इसकी घनता घन है, ठीक है। ये डिस्चार्जेस नव प्रतिशाय की तरह ये सलीली या जलमय नहीं है, ये थिक है, ये डिस्चार्जेस थिकर है, दे आर वेरी टफ फ्लो। इसीलिए इन सिक्रीशंस का स्टैग्नेशन साइनस में होना और साइनोसाइटिस होना, और ये साइनोसाइटिस, ये सिक्रीशंस
नाजल साइनसेस के ल्यूमेंस को, ओपनिंग को, ऑस्टियम को बंद करना, वहां की म्यूकोसा को एडिमेटस करना, जिससे ल्यूमेन कम हो जाए। एट द सेम टाइम ये सिक्रीशन ठीक है, इजी टू फ्लो नहीं है, इसलिए इनका ऑब्स्ट्रक्शन और इसीलिए वहां पे इन्फ्लेमेशन घर कर लेता है। यही साइनोसाइटिस की पैथोलॉजी है। नेक्स्ट, पूतीनस से भी एक विकार यही है कि दोष विदग्ध, जिसमें गलत तालु मूल के स्थान पर दोषों की विदग्धता होती है और उससे वायु दूषित होकर ये नासिका से दुर्गंधी स्वरूप में निकलता है। अगेन एट्रोफाइनाइटिस में जब थिक्रीशंस बहुत ही क्रस्टी हो जाते हैं उसमें ये कंडीशन ज्यादा मिलती है, लेकिन क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस में भी होती है। ये इतनी ज्यादा होती है कि कभी अक्सर कपल्स, पति पत्नी विभक्त होने का तक सोचते हार्मफुल और इतना सीरियस मैटर ये हो सकता है। प्रतिशय के उपद्रव में कहा गया है सर एवं नरस्य अपरित्कारणया, पहले ही पढ़ा है हमने, काले न रोग जना ना जायन्ते दुष्ट पीनसा। सभी प्रतिशय काल से उनकी अगर प्रतिकार न किया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट न की जाए तो वो दुष्ट पीनस तो बनते ही हैं। उसके साथ में बाधिरियम, अंधम, अग्रहणम, घोरंश नयना में विविध नेत्र विकार है, बाधिर्य है, कर्ण विकार है। फिर ये एक यहाँ पे एक सूचक ऐसा कहेंगे हम कि कर्ण विकार है, अंध्य नासा विकार है, ऑर्बिट के डिसीजेस हैं, कास निषाद, कास क्रॉनिक राइनाइटिस है, में लीड chronic bronchitis, chronic laryngitis and lower respiratory tract infections also। अग्निसाद, यहाँ पे अग्निसाद हेतु भी है और उपद्रव भी है। अग्निसाद के कारण ही रस धातु निर्मिति व्यवस्थित नहीं हुई थी, जिससे कि कफ दुष्टि हुई है। अब ये विकार यहाँ पर दोष दृष्टि के कारण और भी अग्निसाद कर रहा है। अब यहाँ से भी रस निर्मिति प्रॉपर ना होकर कफ विकृति रहेगी ही। इसीलिए दुष्ट प्रतिशय की चिकित्सा में कफग्न उपचार को विशेष महत्व दिया गया है। इत्यादि शोफ इत्यादि विकार ये प्रतिशय के उपद्रव हैं। सूर्यावर्त एक विकार है जो रोग में बताया गया है, लेकिन इसके जो लक्षण है वो फ्रंटल साइनोसाइटिस, एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस के लक्षण से मिलते हैं कि जैसे सुबह में वेदना तीव्र होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है और बाद में आफ्टरनून से ये वेदना कम होती है। मॉर्निंग फर्स्ट वेदना ज्यादा होती है और आफ्टरनून ये वेदना बढ़ती जाती है। ये भी विकार त्रिदोष कहा गया है और कष्टतम ऐसा विकार कहा गया है। इसके सभी लक्षण हम देखेंगे तो ये फ्रंटल साइनोसाइटिस, एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस और सब फ्रंटल साइनोसाइटिस के लक्षण हमको सूर्यावर्त में मिलते हैं। सूर्यावर्त की चिकित्सा करते समय हम दुष्ट प्रतिशय की चिकित्सा करेंगे तो और नस्य को प्रधानता देंगे तो हाँ मिलेगा। भ्रूणशतु एक विकार है जिसमें ज्यादा प्रोफ्यूज थिक डिस्चार्जेस फ्रॉम द नोज, है ना। प्रभ्रूणशते ज्यादा प्रमाण में सांद्र विदग्ध ऐसे और लवण कफ आता है। ये यहाँ पे पाक युक्त कफ के लक्षण, यहाँ पे कफ पित्त दोष किंवा कफ का विलयन हो रहा है, विदग्धावस्था है। कफ की विदग्धावस्था में ही लवण रस होता है। पाक संचितो मूर्धनि पित्तम भ्रंशतु, ये जो संचित कफ है ये मूर्ध भ्रंश प्रमाण में निकलता है, इसे भ्रंशतु कहते हैं। क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस में ही ये लक्षण हमें मिलते हैं। चिकित्सा में जैसे बताया गया है कि नव प्रतिशय को छोड़कर बाकी सब प्रतिशय में घृत करना चाहिए और आगे के जो उपचार है उनके बारे में हम आगे देखेंगे। पक्व प्रतिशय की चिकित्सा में शिरो विरेचन को पहला दिया गया है, साथ ही विरेचन, आस्थापन इत्यादि चोदन प्रक्रिया, धूमपान और कवल ग्रह, इसके साथ ही निवात शैया और गुरु प्रावरण लेना और तीक्ष्ण विरेचन, स्नेह इत्यादि कहे गए हैं। हम इनको डिटेल में देखेंगे। दुष्ट प्रतिशय की कुछ सूत्र यहाँ दिए गए हैं। घृतपान कौन सा करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में है कि
कफ नामक औषधि से सिद्ध घृतपान हम पेशेंट को दें। त्रिकटु, चित्र की अवक्षार, शिगरू, दालचीनी, त्रिलवण, मांसरद, इस रत में मधु मिलाकर, शहद मिलाकर दें। इतना जो अगर पॉसिबल ना हो, सिंपल त्रिकटु चूर्ण प्लस घृतपान किंवा सिंपल चूर्ण, पिपली चूर्ण प्लस मधपान हम प्लस घृतपान हम पेशेंट को देंगे। इसके एकदम रिजल्ट मिलते हैं। इसके बाद में बाष्प स्वेदन, स्टीम इनहेलेशन। अभी हमने देखा कि वायरल कंडीशन स्टीम इनहेलेशन कितना इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 के रेफरेंस में हमने ये देखा है कि जब कोई ट्रीटमेंट कर रही है, वहां पे बाष्प स्वेदन काम कर रहे हैं। बाष्प स्वेदन को प्लीजेंट बनाने के लिए हम जीवन धारा वगैरह कंडीशंस यूज कर सकते हैं। बाष्प स्वेदन से स्टीम जो नाक में जाएगी वो वहां पे लेटेंट हीट देगी, वहां के सिक्रीशंस को लिक्विफाई करेगी, वहां के ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगी, जिससे कि रक्त संचरण वहां पे ज्यादा रहेगा, वेदना शामक रहेगी, शोथग्न रहेगी, स्राव विलयन करेगी। इन सब कारणों से बाष्प स्वेदन ये एक उत्तम उपाय होता है। यह इसके बाद में है अवपीड़न नस्य। ये दुष्ट प्रतिशाय की चिकित्सा में कहूंगा कि ये प्रधान कर्म है। अब नस्य किस प्रकार का, अब रोग बलानुसार, रुग्ण बलानुसार त्रिकटु, विडंग, हिंग, अवपीड़न नस्य अगर हम दें तो इससे जो दोष विलयन होगा और यहाँ से सेमिनल इरिटेशन के बाद में जो फेशियल रिफ्लेक्सली फेशियल का वैजोमोटर और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई वो बढ़ेगा, उससे वैसोडायलेटेशन होगा, उससे सिक्रीशंस बाद में आएंगे, उससे सिक्रीशंस ज्यादा होंगे और सिक्रीशन लिक्विफाई होंगे, जिससे कि सिक्रीशन बहकर शुद्धता प्राप्त होने में मदद होगी। अब उससे कम है तो इन्हीं औषधियों से सिद्ध नस्य हम दे सकते हैं। तेल का नस्य दे सकते हैं, इन सिद्ध तेल का तेल ये मध्यम बल के लिए है, लेकिन उत्तम रोगी बल के लिए हमें अवपीड़न एक बार तो देना है, उसके बाद में हम अणु तेल इत्यादि तैल नस्य दे सकते हैं। अगर रुग्ण बल इतना भी ना हो तो हम सिर्फ प्रतिमर्श नस्य भी अगर दे सकें तो प्रतिमर्श नस्य भी ये नासा दुर्गंधि को दूर करेगा, क्रोनिक साइनसाइटिस को दूर करेगा। प्रतिमर्श नस्य की महती इस एक लेक्चर अलग से हो सकता है। ये एक सिंपल, इतना इजीली हो सकने वाला और बहुत ज्यादा उपयुक्त ऐसा एक इनके बाद में धूमपान के विविध कल्प हैं। कवल ग्रह, हरित की सेवन, गुड़, दही, मरीच योग। ये सुबह के समय अगर गुड़ और दही में गुड़ और मरीच डालकर पेशेंट को अगर दिया जाए तो रिएक्शनरी वहां का कफ सिक्रीशन, कफ स्राव बढ़कर पूर्ण नासा शोध में मदद करता है। मरीच ये पाचन और शमन में मदद करता है। पंचमूल सिद्ध दूध, सर्पी गुड़, षडंग यूष ये दुष्ट प्रतिशाय की चिकित्सा में कहे गए हैं। इन ये हाँ जो औषधि बहुत लंबी लिस्ट है, कब यूज करें इनको, कब यूज करें? नाग गुटी, संजीवनी गुटी, जहां पे एलर्जिक पेशेंट्स में एलर्जिक मैनिफेस्टेशन दिख रहे हैं, कफ प्रधानता अगर दिख रही है तो यहाँ यूज करें। त्रिभुवन कीर्ति ज्वर प्रधान है, ये ज्वर प्रधान है, कफ प्रधान है, तो कीर्ति रस यूज करें। और आप दिला दूं कि ये जो कल्प है ये यूजुअली 1 सप्ताह से ज्यादा यूज ना किए जाए। इसके आगे द्राक्षारिष्ट, द्राक्षारिष्ट ये अग्निवर्धक है, सौम्यलोमन है, ये अग्नि को दीप्त करता है, साम रस निर्मिति को रोकते हुए ये निरारस निर्मिति करेगा, जिससे कि कफ वृद्धि शरीर में नहीं होगी। ये दीपन रहेगा, अनुलोमन रहेगा, मृदु शोधन रहेगा। चित्रत है कि ये प्रतिशाय और श्वसन संस्थान के विकारों के लिए एक चित्रक
पाचन, कफग्न, हरितकी, अनुलोम, मृदुशोधन, रसायन, ऐसा कल्प है। ये चित्र हरितकी चित्र हम में प्रतिशाय के पेशेंट्स में हम ये ज्यादा दिन तक भी दे सकते हैं। ये अग्निवर्धक है, बल्य है, रसायन है। व्योषादि चूर्ण, इसका तो उल्लेख संहिता में ही किया गया है कि ये दुष्ट प्रतिशाय हर है। सीतोपलादि चूर्ण, इसमें टंकण भस्म डालें, यष्टि मधु डालें, ये कफ विलयन करने वाले हैं। सीतोपलादि चूर्ण यक्ष्मा अधिकार में बताई गई है। दुष्ट प्रतिशाय की चिकित्सा में यक्ष्मा, कृमि और कफग्न, ये तीन सूत्रों का अवलंबन करना होता है। यहाँ पे इसमें पिप्पली है जो कि रस धातु अग्निवर्धन करेगी, कफ विलयन करेगी। इसमें इसके साथ टंकण भस्म मिलाने से कफ विलयन का काम होगा, जिससे कि सीक्रेशन, स्टैग्नेटेड सीक्रेशन फ्लो होकर निकल जाएंगे और शोथ संप्राप्ति को कम करने में मदद करेगा। पथ्याधिकवात, ये शालक्य के सभी शोथों में उत्तम है। पथ्याधिकवात, च्यवनप्राश औले, यहाँ पे पहले ये अभी तक बताए हुए ट्रीटमेंट दें, इसके बाद में रुग्ण की व्याधि क्षमत्व को बढ़ा। च्यवनप्राश औले है, महालक्ष्मी विलास रस है, पिप्पली रसायन है। इन द्रव्यों को हम अपुनर्भव चिकित्सा के लिए यूज करें। इन द्रव्यों को हम रोगों की व्याधि क्षमत्व बढ़ाने के लिए, रोगों का शरीर बल, धातु बल बढ़ाने के लिए यूज करें। अगर धातु बल बढ़ेगा तो ही वो दोष वृद्धि प्रकोप को सह पाएंगे और वातावरण के आज के वायु दूषण, प्रदूषण के असर को सहन कर पाएंगे। कुछ आशुषण के लिए व्योषादि वटी, लवंगादि वटी, ये जो वटी है इस में होगा, लेकिन इसमें के जो वोलाटाइल ऑयल्स है ये हमारे श्वसन के साथ में नासा में जाएंगे और ये वोलाटाइल ऑयल्स पेनिट्रेटिंग पावर से ये पूरे नासा रंध्रों से, ऑस्टियम ऑफ द साइनसेस से सभी छोटे छोटे साइनसेस में डीपली जाकर ये औषधि द्रव्य काम करेंगे, जैसे कि बाष्प स्वेदन भी करता है, ये भी करेंगे। धूमपान, त्रिकटु, एरंडमूल, विडंग, निशोत द्वारा धूमपान एक संस्था में, शैक्षणिक संस्था में या एक क्लिनिक में देना संभव है, रोगी के लिए घर पर लेना संभव नहीं है। तो अगर संभव हो तो ऑफ कोर्स ये धूमपान, ये जो फ्यूम्स है, ये औषधि के जो फ्यूम्स है वो जाकर अगर एडहेर होते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म को निष्क्रिय कर देते हैं। इसीलिए धूपन जैसे प्रक्रिया पूरे रूम को फ्यूमिगेट करता है, श्वसन संस्था है। उपद्रवों की चिकित्सा, दुष्ट प्रतिशाय के जो उपद्रव है इनकी चिकित्सा लंघन, दीपन, पाचन द्वारा करनी चाहिए। वातज उपद्रव, शिरशूल बहुत ज्यादा है, नासाशूल है, इस कंडीशन में पंचलवन घृत, विदारी गंधादि घृत पान। आर्दित चिकित्सा, वात शामक उपचार, सर्वांग, पूरे चेहरे का अभ्यंग करना और नस्य देना। अभ्यंग से स्थानिक वात शमन होगा और सिक्रेशंस, रिफ्लेक्सली फेशियल के सब रिफ्लेक्स सिक्रेशंस बढ़ेंगे। पित्तज, कर नासा रंध्र पाक दिखता है, नासा दाह है, इस कंडीशन में काकुल्यादि घृत ये देंगे, विरेचन देंगे। हरित के द्वारा विरेचन देना ये प्रतिशाय में उत्कृष्ट माना गया है। कफज प्रतिशाय में घृत पान देकर यवागु द्वारा वमन दे, यवागु द्वारा वमन दे। अगर हम कर सके शोधन चिकित्सा तो शोधन चिकित्सा का से रिजल्ट्स ज्यादा अच्छा मिलेगा। सूर्यावर्त की चिकित्सा, षड बिंदु तेल नस्य, प्रतिमशनस्य, घृत प्रतिमशनस्य, पथ्याधिकवात, दुष्ट प्रतिशाय में यक्ष्मा और कृमिनाशक चिकित्सा करें। योग रत्नाकर ने एक कल्प बताया है, अस्थिगत प्रतिशाय कहा है। अस्थिगत प्रतिशाय में षट बिंदु घृत, जिसमें माका, लवंग, कोष्ठ, ज्येष्ठ, मध, शुंठ, सिद्ध घृत नस्य। उन्हें ये कल्पना थी कि प्रतिशाय ये नासा के अंदर अस्थिगत, अस्थि में दोष दुष्टि होती है, स्थान संश्रित दोष हो जाते हैं, ये अस्थि में अस्थिगत अवस्था, धातुगत अवस्था होती है,
यही प्रतिशय की राइनोसाइनोसाइटिस किंवा क्रॉनिक साइनोसाइटिस हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। षड बिंदु घृत पर रिसर्च वर्क भी चल रहा है हमारे संस्था में। नासा रोग में पथ्य, ये मैं कहूंगा कि ये चिकित्सा का आधा भाग है। अगर पेशेंट ट्रीटमेंट दें और उसके साथ में हम पथ्य न बताएं तो पूरा उपशय नहीं मिलेगा। अगर रोगी रात जागरण कर रहा है, शीतल जल पान कर रहा है, खुले बाइक पर या एसी लगा रहा है, फैन के नीचे सो रहा है, ये चीजों को अगर रहेगा, जागरण इंपॉर्टेंट है, दिवा स्वाप है या स्वप्न विपर्य है, रात में देर तक जागते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, ये हमारे वैजोमोटर सिस्टम को डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं, जिससे कि प्रतिशय अच्छा होने में कठिनता होती है। विहार निवास स्थान में कर ज्यादा फैन संपर्क, एसी संपर्क न रखें, बाह्य अभ्यंतर स्नेहन करें। आमावस्था में वर्ज्य है, लेकिन यहाँ पे तो आमावस्था चली गई है। और उसके बाद में स्वेदन दे, अभ्यंग, वमन, धूमपान, तीक्ष्ण शिरोविरेचन, गंडू इत्यादि उपक्रमों द्वारा का उपक्रम करें। आहार में कटु अम्ल लवण रस युक्त आहार, लघु स्निग्ध उष्ण और अल्प शुष्क, ज्यादा रूक्ष अन्न न रहे। जूने साठे साड़ी, जूने पुराने, मराठी वर्ड है ये, पुराने चावल है, बैंगन है, पडवळ है, करेले को, लहसुन, ग्राम में जंगल मांस रस, इनका सेवन करें। अपथ्य में अत्यधिक रूक्ष पदार्थ सेवन, द्रव पदार्थ अति सेवन, नव मध्य। अभी मेरे यहाँ हमको हमारे जो भी अवेलेबल है, स्पेशली लो सोशियोनॉमिक स्टेटस में, वो नव ही होती है, नहीं होती है। विहार शीतल जलपान, शीतल जल स्नान, शीतल वायु संपर्क, चिंता, शोक, क्रोध, मलमूत्र, अधोवायु वेग धारण करना, ये सब वात प्रकोपक कारण है। प्रतिशय किसी भी प्रकार का हो, उसमें वात दोष का महत्व है। दुष्ट प्रतिशय में कफ दोष की दृष्टि रही भी तो वात प्रकोपक जब रहेंगे तब तक प्रतिशय अच्छा नहीं होगा। अति निद्रा, जमीन पर सोना, ठंडे में सोना एटसेट्रा, अति निद्रा, ये भी दुष्ट प्रतिशय के लिए हानिकारक है। यहाँ पर समय भी समाप्त होता है और दुष्ट प्रतिशय के मेरा विवेचन भी समाप्त होता है। आप सभी ने मेरा भी ये सुना है। डॉक्टर शर्मा प्रिंसिपल सर, इनको मैं धन्यवाद दूंगा। डॉक्टर नायक, डॉक्टर दिनेश सर, जिन्होंने मुझे इस व्याख्यान के लिए चुना, और ऑनरेबल मिनिस्टर, आयुष मिनिस्टर कांवरे साहब, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर भंडारी सर, इन सभी को, डॉक्टर भंडारी सर को मैं अपनी शुभेच्छा दूंगा कि उनका लेक्चर बहुत उपयुक्त हो। धन्यवाद सर। हेलो, धन्यवाद सर। Thank you, sir. Thank you for your nice presentation. Dr. Pradeep Chauhan, please continue. Dr. Pradeep Chauhan, please continue. पश्चात मैं डॉक्टर श्वेता वर्मा को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो डॉक्टर भटनागर सर का परिचय दें और अगले व्याख्यान के लिए डॉक्टर श्वेता वर्मा। आज के हमारे राष्ट्रीय वेबिनार नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मैनेजमेंट ऑफ दुष्ट प्रतिशय
उपस्थित सभी सम्मानित गणों को मेरा श्वेता वर्मा, व्याख्याता शल्यतंत्र विभाग, शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश का सादर नमस्कार। मैं आज स्वयं को महाविद्यालय प्राप्ति आदरणीय गुरु श्री डॉक्टर जेएस भंडारी सर शाला के तंत्र विषय विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। वेबिनार के सेकंड स्पीकर आदरणीय डॉक्टर जेएस भंडारी सर हैं। सर का संक्षिप्त परिचय कुछ इस प्रकार है। आपने स्नातक डिग्री वर्ष 2006 में राजीव गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेद महाविद्यालय पपरोला हिमाचल प्रदेश से प्राप्त की। आप बागी हॉस्पिटल फिरोजपुर में सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पद पर 2 वर्ष तक कार्यरत रहे। आपने शासकीय सेवा वर्ष 1998 में प्रारंभ। आपने स्नातकोत्तर डिग्री आरजीजी पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला हिमाचल प्रदेश से वर्ष 2007 में शालक्य तंत्र विभाग में प्राप्त की। वर्तमान में आप पपरोला आयुर्वेद महाविद्यालय में शालक्य तंत्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर वर्ष 2009 से सतत कार्यरत हैं। सर सभी प्रकार की आधुनिक ईएनटी सर्जरीज जैसे टिम्पैनोप्लास्टी, मायरिंगोप्लास्टी, टॉन्सिलेक्टमी, टिम्पैनोमेस्टेडिक्टमी एवं एंडोस्कोपिक सर्जरीज जैसे फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी पपरोला कॉलेज में अत्यंत सफलतापूर्वक करके रोगियों को रोग मुक्त कर रहे हैं। आयुर्वेद और मॉडर्न सर्जरी के क्षेत्र में आपकी सतत निष्ठा एवं योगदान अद्वितीय है। आपके अनेक शोध पत्र नेशनल एवं इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। सर ने अपने उद्बोधन द्वारा विभिन्न राज्यों में चिकित्सकों एवं विद्यार्थियों का ज्ञान वर्धन किया है। आपको अनेक मंचों से सम्मानित गौरवान्वित किया गया है, जिसमें विशेष रूप से आयुर्वेद एवं चिकित्सा सेवा के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा फोकस हिमाचल सम्मान से वर्ष 2017 में सम्मानित किया गया है, जो पपरोला कॉलेज एवं आयुर्वेद जगत के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। हमारा अत्यंत सौभाग्य है कि आदरणीय सर आज हमारे वेबिनार में शाला के तंत्र विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर जेएस भंडारी सर से सादर अनुरोध करती हूँ कि डायग्नोसिस एवं मैनेजमेंट ऑफ साइनसाइटिस थ्रू मॉडर्न प्रिंसिपल विषय पर उद्बोधन देकर हमें कृतार्थ करें। रिस्पेक्टेड सर। थैंक यू श्वेता। आई होप आई एम ऑडिबल और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी सबको। डॉक्टर श्वेता, कैन यू टेल मी मेरी okay yes sir, it is visible. So with due regards to the honorable chief guest Shri Ramkishore ji, Prateek ji, principal Dr. Satish Chandra ji, Dr. Nayak ji and all other dignitaries, आज मुझे एक तो नायक सर ने जो कहा कि आप हिंदी में प्रबोधन करें, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी में आपको ये लेक्चर डिलीवर कर पाऊं। आज का जो टॉपिक दिया गया था दैट वाज राइनोसाइनोसाइटिस, पर्टिकुलरली साइनोसाइटिस की डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट के बारे में मुझे बताया गया था। और आई विल बी टॉकिंग अबाउट द डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट राइट फ्रॉम द बेसिक। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एंड आई विल गो अप टू द ट्रीटमेंट। होपफुली आई विल complete my lecture in 40 to 45 minutes. What is definition and prevalence of sinusitis? Now, any inflammation of the mucosal lining of the sinuses is called sinusitis. All of you know there are few sinuses in the facial area, in the skull area, skull base area. So they are lined by mucosa. So any inflammation of this mucosal lining of the sinuses, इसमें अगर कोई भी inflammation हो जाती है इस mucosal lining में, तो उसे हम साइनोसाइटिस कहते हैं। और जब हम कॉमनेस्ट बात करेंगे कि सबसे कॉमनेस्ट इंफ्लेमेशन कौन सी होती है पीएनएस की, पैरानेजल साइनसिस की, तो कॉमन कोल्ड को आप सबसे कॉमनेस्ट इंफ्लेमेशन कह सकते हैं। मेरा टॉपिक मॉडर्न एस्पेक्ट से ही रहेगा, तो मैं मॉडर्न ही बात करूंगा। अब आप इसकी सिवियरिटी को इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये यूएस में हेल्थ केयर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो दिस इज अमंग्स द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स इन यूएस। Approximately 31 million people are affected annually. Acute sinusitis की अगर बात करें तो ये rarely एक साइनस को rarely limited रहेगी। Most of the time बहुत सारे साइनसेस, जैसे combined एक साइनस की इन्वॉल्वमेंट हुई तो due to adjoining nature of the sinuses, adjoining anatomy of the sinuses, एक साइनस से दूसरे साइनस की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी and usually it leads to pansinusitis. Now डिजीज जो है, जब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्राइमरीली डिजीज किस एरिया पे इफेक्ट करती है? दिस इज द ऑस्टियोमियाटल कॉम्प्लेक्स। ऑस्टियम जहां खुल रहे हैं उन मियाटेसिस का एरिया, उन मियाटेसिस में
there is an inflammation and that leads to the pathology and ultimately उसकी वजह से sinusitis develop होती है। आज की डेट में पहले हो सकता है कि थोड़ा डिफिकल्टी रहती थी डायग्नोसिस और मैनेजमेंट में, बट ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सीटी स्कैन और जो हमारी नेजल एंडोस्कोपी में एडवांसेस हुए हैं, एंडोस्कोपी में जो एडवांसेस हुए हैं, उससे हमारा अंडरस्टैंडिंग और डायग्नोसिस साइनोसाइटिस की जो है दैट इज बिकमिंग मच बेटर। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो जहां तक फंक्शन की बात करते हैं कि व्हाई दीज एयर फील्ड स्पेसेस आर प्रेजेंट इन द स्कल या हमारे फेशियल स्केलेटन में क्यों है, ये स्कल बेस पे क्यों है, तो इनका एग्जैक्ट फंक्शन वैसे तो इट इज नॉट नोन, बट स्टिल दे हेल्प इन वॉइस रेजोनेंस, आवाज को रेजोनेंस प्रदान करते हैं। देन ऑल्फेक्शन में पॉसिबल पार्टिसिपेशन कही गई है, दो इट इज नॉट श्योर। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द इंस्पायर्ड एयर। जो हम कोल्ड और ड्राई एयर अगर हम इंस्पायर कर रहे हैं तो बिकॉज दीज कैविटीज आर लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन और दे आर कंटिन्यूअसली सिक्रेटिंग द म्यूकस, तो वो जो म्यूकस है वो कोल्ड इंस्पायर्ड एयर को डैम्प जो हमारी मॉइस्ट करेगी, प्लस डायरेक्टली वो कोल्ड एयर हमारी लंग्स को दी जाएगी। तो ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द इंस्पायर्ड एयर इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। एंड देन बिकॉज दीज आर एयर फिल्ड कैविटीज, तो ये डिक्रीजिंग द वेट ऑफ द स्कल का वेट कम करती हैं, और अगर कोई सडनली इंट्राक्रेनियल प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाता है तो उसमें भी ये डैम्पनिंग इफेक्ट रहता है इसका। तो 4 साइनसेस एक साइड में रहते हैं, मैक्सिलरी, एथमॉइड, स्फीनॉइड एंड फ्रंटल साइनसेस। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द साइनसेस एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे तो मैक्सिलरी साइनसेस और एथमॉइड साइनसेस जो हैं दे आर प्रेजेंट एट बर्थ, वेयरएज जो हमारे स्फीनॉइड और फ्रंटल साइनस है ये सेकंड या थर्ड ईयर ऑफ लाइफ में अपीयर होते हैं। एंड इनकी डेवलपमेंट, जो साइनसेस की डेवलपमेंट है, वो करीब जाके 18 साल की एज तक जाते जाते ये कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से ये साइनसेस आप एनाटॉमिकली सिचुएटेड रहते हैं, मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, एथमॉइड साइनस, एंड स्कल बेस पे आपको स्फीनॉइड साइनस मिलेगा। तो फ्रंटल साइनस इसकी साइज वेरी करता है और 10 से 12% ऑफ द पब्लिक में ये मोस्टली रूडिमेंट्री रहता है या इसमें न्यूमेटाइजेशन नहीं होती है। और इसकी जो ड्रेनेज रहती है, जो निजोफ्रंटल हमारी डक्ट जो है दैट ड्रेन्स इनटू फ्रंटोइथमोइडल रिसेस इन द मिडल मियाटस। इथमॉइड साइनसेस जो रहते हैं ये हमारे दे आर मोस्ट डेवलप्ड एट बर्थ, और एंटीरियर जो ग्रुप ऑफ साइनसेस हैं ये एंटीरियर इथमॉइड्स जो हैं ये मिडल मियाटस में ट्रेन करते हैं, वेयरएज जो पोस्टीरियर जो हमारा बेसल लैमेला से पीछे के जो ग्रुप ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर इथमॉइड्स जो हैं ये आपके सुपीरियर मियाटस में ट्रेन करेंगे, और अप्रोक्सीमेटली इनका जो डाया रहता है ऑस्टिया का दैट इज 1 to 2 मिलीमीटर। मैक्सिलरी साइनस हमारा दिस इज जनरली प्रेजेंट एट बर्थ और फुली डेवलप्ड दिस इज पिरामिडल इन शेप। ऑस्टियम इसका करीब करीब 2 मिलीमीटर का रहता है और एक से ज्यादा आपको एसेसरी ऑस्टिया मिडल मियाटस में देखने को मिल सकते हैं। स्फीनॉइड साइनस की जब बात करते हैं तो इसकी डेवलपमेंट सेकंड या थर्ड ईयर ऑफ लाइफ में शुरू होती है, एंड जनरली दिस इज कंप्लीटली न्यूमेटाइज्ड बाय 17 to 18 इयर्स ऑफ एज। एंड इसकी जो ड्रेनेज रहती है वो स्फीनोइथमोइडल रिसेस में रहती है। मैं अभी एंडोस्कोपी की कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, वहां आपको इसका आइडिया लग जाएगा। किसी भी चीज को डायग्नोज और मैनेज करने से पहले उसकी पैथोफिजियोलॉजी जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से साइनोसाइटिस हो रही है। तो इसमें ये 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से साइनोसाइटिस डेवलप होती है। फर्स्ट इज पिटेंसी ऑफ द ऑस्टिया, सेकंड इज क्वालिटी ऑफ द नेजल सिक्रीशंस, एंड थर्ड इज फंक्शन ऑफ द सिक्रीशन। तो इन चीजों को डिस्कस करके, इनको समझ के हम लोग बड़े अच्छे से डायग्नोसिस और मैनेजमेंट इसकी साइनोसाइटिस की कर सकते हैं। पिटेंसी ऑफ द ऑस्टिया का क्या रहता है कि अगर पिटेंसी ऑस्टिया अगर डिमिनिश्ड उसका साइज हो जाएगा, उसकी पिटेंसी अगर ठीक नहीं रहेगी तो क्या होगा, देयर विल बी इट विल प्रिवेंट एडिक्वेट ड्रेनेज ऑफ द साइनस। जो साइनस से ड्रेनेज होने की, अगर साइनस का ऑस्टिया ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो ड्रेनेज नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, जो सिक्रीशंस है दे विल स्टार्ट एक्युमुलेटिंग इन द डिपेंडेंट साइनस। ठीक है, नेचुरल क्लियरेंस जो रहती है, सिलरी क्लियरेंस जो रहती है इसकी म्यूकस की, दैट इज टुवर्ड्स द साइनस ऑस्टियम की तरफ। तो मैक्सिलरी साइनस अगर ड्रेन करेगा तो ऐसा नहीं है कि जो ऊपर के सीलिया है वो डायरेक्टली इधर को ड्रेन करता है। मैक्सिलरी साइनस अगेंस्ट ग्रेविटी ड्रेन करता है, पूरा साइनस ऑस्टिया से ऐसे सिक्रीशंस चलेंगी, फ्लोर पे जाएंगी, एंड देन दे विल बी डायरेक्टेड टू द नेचुरल ऑस्टिया। ओके, तो फैक्टर्स दैट कॉज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ऑस्टिया दे लीड टू साइनस डिजीज। अब कोई भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि साइनस के ऑस्टियम को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, उससे आपको साइनस की डिजीज होगी एंड साइनोसाइटिस होगी। तो ये कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, विच आर द फैक्टर्स विच कॉज ऑस्टियल ऑब्स्ट्रक्शन? तो कॉमन फैक्टर्स में एडीमा ड्यू टू एनी रीजन,
किसी भी कारण से आपको नेजल कैविटी में या ऑस्टियोमेट्रियल कॉम्प्लेक्स के एरिया में एडिमा हो रहा है तो दैट विल लीड टू साइनोसाइटिस। नेजल पॉलिपोसिस है, प्रोमिनेंट कॉन्काबुलोसा, आप ये पॉलिपोसिस देख रहे हैं, या प्रोमिनेंट कॉन्काबुलोसा, कॉन्काबुलोसा इज एरिएटेड मिडल टर्बिनेट, एंटीरियर पार्ट जो मिडल टर्बिनेट का है उसमें एयर सेल होगा एंड दैट विल लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द मिडल मियाटस, उसकी वजह से साइनस की ड्रेनेज हमारी हैम्पर हो जाएगी। देन प्रेजेंस ऑफ हेलर सेल, ये आप सेल देख रहे हैं, हेलर सेल्स जो रहते हैं दीज आर कॉल्ड इंफ्रा ऑर्बिटल, जो हमारे इथमॉइड सेल्स जो यहाँ माइग्रेट कर गए होते हैं इनको हेलर सेल कहा जाता है एंड दे इंपीड द ड्रेनेज ऑफ द दिस मैक्सिलरी साइनस। देन सेप्टल डेविएशंस, अगर सेप्टल डेविएशंस हैं तो वो भी एनाटॉमी को अल्टर करती हैं, नेचुरल ऑस्टियम को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, मिडल मियाटस को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, उसकी वजह से जो है पेशेंट को साइनोसाइटिस डेवलप हो सकती है या पोस्ट ऑपरेटिव साइनिकिया। तो अगर हम ऑपोजिंग सर्फेसेस को ड्यूरिंग सर्जरी ट्रॉमेटाइज कर देते हैं, लिटिल नेजल वॉल और मीडियल वॉल की जो हमारी सेप्टम है, अगर इसमें हम म्यूकोजल ट्रॉमा कर देते हैं तो दोनों सर्फेसेस में एडहेजन हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली दैट कैन लीड टू इंपेयरमेंट ऑफ द साइनस ड्रेनेज एंड उससे क्या होगा, सिक्रीशंस पीछे ही पूल कर जाएंगी एंड देन दैट विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ साइनोसाइटिस। क्या होगा, एडिमा या नेजल पॉलिप्स। एडिमा कैन बी ड्यू टू एलर्जन इंड्यूस्ड या इन्फेक्शन इंड्यूस्ड, नेजल पॉलिपोसिस चाहे एटोपिक है चाहे वो किसी कंजेनाइटल कारण से सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह की वजह से होगी, तो इन दोनों की इन सभी कारणों से जो होगा ऑस्टियल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। और ऑस्टियल ऑब्स्ट्रक्शन का क्या रिजल्ट रहता है, एक्यूमुलेशन ऑफ सिक्रीशन इन द साइनस। तो अब साइनस का जो ऑस्टियम है वो हमारा क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमारी सिक्रीशंस पीछे पेंटअप हो गई और लोकल हाइपोक्सिया साइनस कैविटी में। तो ये फैक्टर्स मिलके क्या करेंगे, दिस विल फॉर्म एन ऑफ द बैक्टीरिया टू। सपोज वायरसेस से कोई वायरल इंफेक्शन हुई, उसकी वजह से साइनस ऑस्टियम एडिमा हुआ और वहां क्या होगा, एक कल्चर मीडियम ऐसा बन जाएगा, ऐसा मीडियम बन जाएगा जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत फेवरेबल रहेगा एंड अल्टीमेटली दैट विल लीड टू साइनोसाइटिस। देन हमारी जो ये सिलरी नेजल सिक्रीशंस, तो सीलिया जो हमारे बीट करते हैं, आप सबको पता है कि जो म्यूकोजा है हमारा दैट इज एसिलिएटेड टू लेमिनार एपिथेलियम, ठीक है, रेस्पिरेटरी म्यूकोजा है और दैट इज एसिलिएटेड टू लेमिनार एपिथेलियम। नाउ ये सीलिया को बीट करने के लिए एक फ्लूइड मीडियम चाहिए जिसमें वो नॉर्मली फंक्शन करेंगे। तो नॉर्मल सिलरी एनवायरनमेंट हमारा क्या रहता है, दिस इज अ डबल लेयर ऑफ म्यूकस। एक जो म्यूकस है वो डबल लेयर फॉर्म करता है, जो सुपरफिशियल लेयर रहती है दैट इज जेल लाइन, उसको सुपरफिशियल विसिड या जेल लेयर कहते हैं, और जो अंडरलाइन जो नीचे की लेयर रहती है दैट इज सीरस या वाटरी लेयर, सोल लेयर रहती है। अब क्वालिटी ऑफ नेजल सिक्रीशंस में अगर इफ देयर इज चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ द म्यूकस, अगर म्यूकस की कॉम्पोजिशन हमारी चेंज हो जाती है, सपोज इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है आइदर ड्यू टू डिक्रीज इलास्टिसिटी या इसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज विस्कोसिटी, तो दिस विल alter the effectiveness of cilia in clearing the intranasal or intrasinus mucus। अब इस वजह से डिक्रीज इलास्टिसिटी या इंक्रीज्ड विस्कोसिटी ऑफ द म्यूकस हो गई, तो हमारे सीलिया उसको जो म्यूकस को इफेक्टिवली उसने साइनस से बाहर निकालना था वो नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड बैक्टीरिया हो जाएगा साइनस कैविटी में एंड अल्टीमेटली दैट विल लीड टू डिजीज प्रोडक्शन। देन क्वालिटी ऑफ नेजल सिक्रीशंस फैक्टर्स से अल्टर होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जैसे चेंज इन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट एज सीन इन सीवियर डिहाइड्रेशन एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। अगर किसी पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन है तो डेफिनेटली जो हमारा म्यूकस है उसकी हमारी क्वालिटी जो है दैट विल गेट अल्टर्ड। इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, अभी डॉक्टर साहब डॉक्टर निसार ने बहुत सारे रीजंस दिए और वो आयुर्वेद के रीजंस डेफिनेटली आज की डेट में भी स्टैंड करते हैं, जैसे इंक्रीज एयरवे इरिटेंट्स जैसे हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, एलर्जेंस हैं या एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, इसकी वजह से म्यूकस की हमारी जो नेजल सिक्रीशंस हैं इसकी क्वालिटी अल्टर होती है। और ये क्या है, अगर रेट ऑफ म्यूकस प्रोडक्शन दैट एक्सीड्स रेट ऑफ म्यूकस क्लियरेंस, अब जितना प्रोड्यूस हो रहा है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और हमारा बाहर कम निकल पा रहा है, तो उससे क्या होगा, आपकी accumulation of mucus will be there in the sinus cavities। अब accumulation हो गई, ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन थी, बैक्टीरिया थे, वो कल्चर मीडियम अच्छा बन गया और वहां क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई जिसने डिजीज प्रोडक्शन कर दी। तो दिस लीड्स टू द एंड थर्ड इज फंक्शन ऑफ सीलिया, अल्टर्ड सीलियली मोटिलिटी। अगर इफेक्टिवली सीलिया उस म्यूकस को जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको वो साइनस कैविटी से बाहर नहीं निकालते हैं, उसकी ड्रेनेज नेजल कैविटी में नहीं होती है, नेजल कैविटी से वो फेफड़े में नहीं जाता, तो अगेन देयर विल बी accumulation of fluid and bacteria in the sinuses and that will lead to production of sinusitis। ठीक है,
इनइफेक्टिव सिलरी क्लियरेंस किन किन कारणों से हो सकती है? स्लोड सिलरी मोटिलिटी, सीलिया जो है उनकी कम हो गई, या लॉस ऑफ मेटाक्रोनस कोऑर्डिनेशन अमंग सीलिया। सीलिया जो होते हैं नॉर्मली एक कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी में मूव करते हैं, ऐसे करके इस तरह से हो, अगर पिछला स्ट्रोक आया तो अगले वाला यहां होगा और वो म्यूकस को पुल करके पिछला सीलिया लेके आ रहा है, वो अगले वाले के पास भेजेगा और अगला फिर बीट करेगा। तो अगर ये कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी सीलिया की बीटिंग की किसी भी रीजन से कम हो जाती है तो दिस विल आल्सो लीड टू प्रॉब्लम। तो फंक्शन आर्डर हो गया। एंड लॉस ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम जो हमारी रेस्पिरेटरी म्यूकोजा है, इसमें ये अगर लूज हो जाती है तो दिस विल आल्सो लीड टू साइनोसाइटिस। तो स्लोड सिलरी मोटिलिटी के हमारे जो कारण हैं उनमें कोल्ड एयर, वायरल एंड बैक्टीरियल सीलियोटॉक्सिन्स, जो हमारे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, ये कुछ ऐसे सीलियोटॉक्सिन्स, ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं विच आर टॉक्सिक टू द सीलिया और वो उनके फंक्शंस को अल्टर करते हैं। या इन्फ्लेमेशन जब होती है तो जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो हमारे रिलीज होते हैं, दोज मीडिएटर्स कैन आल्सो अल्टर द फंक्शन ऑफ द सीलिया। अब ये जो इंपेयर्ड सिलरी मोटिलिटी है दिस कैन बी कंजेनाइटल। आप सिलरी डिस्किनेसियास कुछ डिजीज देखते हैं जैसे कार्ट जेनर सिंड्रोम है या यंग सिंड्रोम है, इसमें सीलिया प्रॉपरली बीट नहीं करते या ये एब्सेंट रहते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को एक सिंड्रोमिक डिजीज हो जाती है, जैसे कार्ट जेनर सिंड्रोम है, ब्रोंकिटिस है, साइनोसाइटिस है पेशेंट को, या यंग सिंड्रोम है उसमें एजोस्पर्मिया वगैरह रहता है या उसमें स्टर्लिटी रहती है मेल पेशेंट्स को, ठीक है, ऐसे ही फीमेल में भी दिक्कत होगी। या फाइब्रस बैंड्स और स्कार्स इन नेजल एपिथेलियम, तो ये लेस इफेक्टिव मोशन ऑफ द म्यूकस ब्लैंकेट अक्रॉस द नेजल एपिथेलियम, दिस विल लीड टू दिस थिंग। अब लॉस ऑफ सिलिएटेड सेल्स कैसे हो सकता है, इंजरी कैसे हो सकती है इन सेल्स को? एयरवे पॉल्यूटेंट्स या इरिटेंट्स जो हैं, सर्जरी, म्यूकोजल स्ट्रिपिंग कर दी आपने या स्कारिंग कर दी तो दिस विल आल्सो लीड टू ये सिलिएटेड, लॉस ऑफ सिलिएटेड सेल्स। क्रोनिक डिजीज है नाक में, वायरल या बैक्टीरियल इंड्यूस्ड सेल डेथ है, या एब्नॉर्मली हाई इंटरनेजल एयर, आपने एट्रोफिक राइनाइटिस डिजीज पढ़ी होगी जिसमें कैविटी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी डिजीजेस में क्या होगा, देयर इज लॉस ऑफ सिलिएटेड सेल्स फ्रॉम द एपिथेलियम। अल्टीमेट पैथोजेनेसिस क्या हो जाती है, या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द साइनस ऑस्टिया हुई, उससे इंपेयर्ड ऑक्सीजनेशन हो गई। इंपेयर्ड ऑक्सीजनेशन से तीन चीजें होंगी, वेजोडाइलेशन, सिलरी डिसफंक्शन, म्यूकस ग्लैंड का डिसफंक्शन। अब इनसे वेजोडाइलेशन से ट्रांसुलेशन शुरू हो जाएगी, सिलरी डिसफंक्शन से अगेन स्टैग्नेशन हो जाएगी, म्यूकस ग्लैंड की डिसफंक्शन से विसेट फ्लूइड की फॉर्मेशन होगी और की वजह से साइनस में रिटेन होगी, it will get infected and ultimately they'll lead to sinusitis। अब लोकल, रीजनल और सिस्टेमिक कॉजेज क्या है साइनसाइटिस के? तो पर्टिकुलर साइनस की जैसे हम बात करते हैं कि भाई हमारा मैक्सिलरी साइनस में क्या लोकल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से साइनोसाइटिस हो सकती है। एपिकल डेंटल एक्सेस, आप सबको पता है कि हमारी जो कुछ है वो बिल्कुल मैक्सिलरी साइनस के फ्लोर पे पड़ी रहती है, तो अगर कोई डेंटल एब्सेस हो तो उसकी वजह से मैक्सिलरी साइनोसाइटिस हो सकती है। नेजल या मिडफेशियल को ट्रॉमा हो जाता है तो अल्टर्ड एनाटॉमी ऑफ द नोज, इसकी वजह से साइनोसाइटिस। सेप्टल डिफॉर्मिटी, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन करके प्रॉब्लम कर सकती है। कोएनल एट्रेजिया है, किसी को जो पोस्टीरियर कोएना है वो फॉर्मेशन ही नहीं हुई है तो सिक्रीशंस वहां पूल अप हो जाएंगी और दे विल लीड टू साइनोसाइटिस। एडिमा सेकेंडरी टू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, सॉरी दिस विल लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द साइनस ऑस्टियम। बैरोट्रॉमा ड्यूरिंग एयर ट्रेवल या डाइविंग में अगर होता है तो इससे एडिमा साइनस ऑस्टियम हो जाएगा। देन नेजल पॉलिप्स, फॉरेन बॉडीज, नेजल पैकिंग्स, ये सारी क्या करती हैं, अल्टरेशन ऑफ वेंटिलेशन ऑफ द साइनसेस। तो साइनस की वेंटिलेशन हाँ एक एनारोबिक एनवायरनमेंट बनता जा रहा है, ठीक है। देन नेजल ट्यूमर्स, साइनस ये मिडल में सिलरी डिस्किनेसिया, ये लोकल फैक्टर्स इसमें आ सकते हैं। सिस्टेमिक फैक्टर्स में न्यूट्रिशन, लॉन्ग गाइड थेरेपी, डायबिटीज, ब्लड डिसऑर्डर्स हैं हमारे, लिकीमिया है, लिम्फोमास हैं, इसकी वजह से, या कीमोथेरेपी पे कोई पेशेंट चला हुआ है, या अदर कोई मेटाबॉलिक डिप्लेशन के स्टेजेस हैं, इनमें जो है ये जो फैक्टर्स हैं आईसीयू में जो सीरियसली इल और उनको आपने नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब रखी है या नेसोट्रिकियल इंट्यूबेशन कर रखी है, ऐसे पेशेंट्स में क्या रहता है, ऐसे पेशेंट्स में देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ नोसोकोमियल साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस कैन आल्सो बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इम्यून डेफिशिएंसी, तो पेशेंट्स इट कैन बी अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एड्स आल्सो, ठीक है। पेशेंट्स अंडरगोइंग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, तो इनकी भी इम्यूनिटी कम रहेगी तो इनमें फंगल साइनोसाइटिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नाउ हाउ डू वी क्लासिफाई साइनोसाइटिस? तो हमें इसको 5 लाइंस पे इसको क्लासिफाई करना चाहिए, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बेस पे,
it can be acute sinusitis, it can be subacute sinusitis, it can be chronic sinusitis. Then anatomic site of the involvement. तो वैसे I told you कि usually sinusitis isolated नहीं मिलती. It is commonly क्या रहेगा कि pan sinusitis. Most of the time sinuses सारे involved रहते हैं. But अगर isolated है तो they are called ethmoid sinusitis, maxillary, frontal या sphenoid sinusitis आपको मिलेगी. रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म के बेस पे हम कैसे इसको क्लासिफाई करते हैं? इट कैन बी ऑफ वायरल ओरिजिन, इट कैन बी ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन, और इट कैन बी ऑफ फंगल ओरिजिन. देन प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा साइनस इन्फेक्शन. तो अब वेदर द डिजीज इज कन्फाइंड टू द साइनसेस, डिजीज ऐसा तो नहीं है कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई और वो साइनस से बाहर चली गई. इट कैन बी अ कॉम्प्लिकेटेड मैक्सिलरी साइनोसाइटिस ऑफ वायरल, it can be complicated or it can be uncomplicated. Modifying या aggravating factors कौन से इसमें? एटोपी है, इम्यूनोसप्रेशन है या ऑस्टियोमेटल ऑब्स्ट्रक्शन है. इन 5 बेसिस पे हमें साइनोसाइटिस को क्लासिफाई करना चाहिए. तो एक्यूट साइनोसाइटिस बेसिकली ये 1 से 4 दिन तक 4 वीक्स तक लास्ट करती है और इसका ट्रीटमेंट मेडिकल है. सर्जिकल इंटरवेंशन इसमें रेयरली नीडेड है. अब सर्जिकल इंटरवेंशन यूजुअली हमें मतलब क्योंकि 1 से 4 वीक्स की ड्यूरेशन है और यूजुअली रिवर्सिबल प्रोसेस रहता है, मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं. बट स्टिल कहीं कहीं हमें अगर इफ वी थिंक कि देयर इज अ थ्रेटन्ड ऑर्बिटल या इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन इज देयर, आपको लगता है कि ये साइनोसाइटिस ऐसे ही हो गई है कि इसने बच्चे में ऑर्बिटल सेलुलाइटिस शुरू कर दी, तो इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस. तो इन सच केसेस आपको सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ सकती है, ड्रेनेज करनी पड़ सकती है. ये 4 वीक्स से लेके 3 मंथ्स तक लिंगर ऑन करती रहती है. और इन्फ्लेमेटरी जो प्रोसेस है दैट इज स्टिल रिवर्सिबल. अगेन इसमें भी मेडिकल मैनेजमेंट ही इंडिकेटेड है और सर्जरी इज रेयरली नीडेड टू करेक्ट द अंडरलाइंग प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स. तो अगर कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है जो इसको लिंगर ऑन कर रहा है तो उस फैक्टर को करेक्ट करने के लिए हमें सर्जरी करनी पड़ सकती है. देन क्रोनिक साइनोसाइटिस की जहां तक बात आती है, जिसको हम दुष्ट प्रतिशय से अभी या जीर्ण प्रतिशय से कंपेयर कर रहे थे, तो उस साइनोसाइटिस में दिस साइनोसाइटिस इसकी ड्यूरेशन जो रहेगी दिस विल परसिस्ट लॉन्गर देन 3 मंथ्स. 3 मंथ से ऊपर अगर साइनोसाइटिस परसिस्ट करती है तो देन इट इज कॉल्ड क्रोनिक साइनोसाइटिस. एंड यूजुअली इसका रीजन क्या रहता है? दिस रिजल्ट्स फ्रॉम एक्यूट साइनोसाइटिस दैट हैज बीन अनट्रीटेड, या तो ट्रीट ही नहीं की गई या इनएडिक्वेटली ट्रीटेड. तो इनएडिक्वेटली ट्रीटेड मतलब आइदर फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पेशेंट कि उसको दवाई डॉक्टर ने दी कि आपने इसको 10 दिन करना, उसने 5 दिन में थोड़े से लक्षण खत्म हुए उसने बंद कर दी, या डॉक्टर ही ने कह दिया कि यार बस ये 5 दिन की दवाई सफिशिएंट है. ठीक है, तो आइदर हाफ हार्टली ट्रीटेड बाय द डॉक्टर और हाफ हार्टली द पेशेंट हैज ट्रीटमेंट हाफ हार्टेड. ठीक है, अनट्रीटेड या इनएडिक्वेटली ट्रीटेड, तो that sinus infection can persist into chronic sinusitis. Process जो है inflammatory process irreversible हो जाता है और इसमें surgical intervention is needed. Osteal patency must be restored surgically to allow for clearance of the mucopus to come out of the sinus. ठीक है, तो इसमें हमारे को ड्रेनेज की जरूरत रहती है या जो प्रीडिस्पोजिंग एनाटॉमिकल फैक्टर्स जो वहां तंग कर रहे हैं, जो कारण है, उनको रिमूव करना पड़ेगा सर्जिकली और तभी ये साइनोसाइटिस सीआरएस को हम करेक्ट कर सकते हैं. सपोज किसी पेशेंट को नेजल पॉलिपोसिस थी, जब तक आप उनको फेस नहीं करोगे तब तक पेशेंट, किसी को कॉलोसा था आप उसको बार साइनोसाइटिस होती चली जाएगी. देन वायरल साइनोसाइटिस, दिस यूजुअली फॉलोज वायरल डायबिटीज. पेशेंट को वायरल डायबिटीज और सेम है तो म्यूकोजा सेम है तो उसको वायरल साइनोसाइटिस भी हो जाएगी. इसमें रेयरली ट्रीटमेंट इज रेयरली नीडेड. वायरल डिजीजेस ऑल ऑफ यू नो दैट दे आर सेल्फ लिमिटिंग. ठीक है, कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाएंगी विद इन 1 वीक और सो. बट अगर वायरल साइनोसाइटिस आपको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में मिलती है लाइक दोज अफेक्टेड बाय साइटोमेगालोवायरस, तो उसमें आपको ट्रीटमेंट भी करनी पड़ेगी और प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ सकते हैं. प्रायर वायरल साइनोसाइटिस जो है ये क्या सीलियोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करके हमारे सीलिया को की मोर्टेलिटी को इंपेयर कर सकती है और इसकी वजह से ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है फॉर बैक्टीरियल साइनोसाइटिस. अब फंगल साइनोसाइटिस को हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं. वन इज नॉन इन्वेसिव एंड अदर इज इन्वेसिव. तो नॉन इन्वेसिव एज द टर्म इज इंडिकेटिंग कि इसमें म्यूकोजल इन्वेजन नहीं होगा. द डिजीज जो हमारी फंगस है वो साइनस कैविटी के अंदर रहेगी और या फिर उसकी एलर्जी की वजह से जो है साइनस की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन, बट म्यूकोजा इन्वेड नहीं होगा. Whereas an invasive sinusitis, invasive fungal sinusitis, म्यूकोजल इन्वेजन हो जाएगी और उसकी वजह से
ये दो तरह की हमारी नॉन इन्वेसिव फॉर्म है। वन इज माइसिटोमा। माइसिटोमा इज नथिंग, माइसिटोमा इज अ फंगल बॉल इनसाइड द साइनस। ठीक है, फंगस का स्पोर्स गए साइनस के अंदर चले गए और वहां वो एक ग्रो करते करते फंगस बॉल बना दी उसने। एंड सेकंड इज एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस। नॉन इन्वेसिव की ये दो टाइप्स है। जो हमारी फंगस है उससे कुछ एलर्जेंस हमारे को ऐसे क्रिएट हो रहे हैं की वजह से पेशेंट को साइनोसाइटिस या इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर इन्फ्लेमेशन हो रही है, और उसकी वजह से पेशेंट को चाहे पॉलिपोसिस हो रही है, चाहे वो इन्फ्लेमेशन होके साइनोसाइटिस हो रही है। तो ये दो वैरायटीज हमारी नॉन इन्वेसिव फॉर्म की। और इन्वेसिव फॉर्म की वन इज फुलमिनेंट फंगल साइनोसाइटिस। तो इसकी प्रेजेंटेशन विल बी एक्यूट प्रेजेंटेशन। सडनली अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, बेसिकली दिस जो फुलमिनेंट फंगल साइनोसाइटिस है ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो होस्ट रहते हैं उनमें मिलती है, और इसकी एकदम प्रेजेंटेशन होगी बिकॉज पेशेंट की इम्यूनिटी कम है। ठीक है, प्रोग्रेशन रैपिड होगी, और यूजुअली ये क्या होगा, यूजुअली दिस इज फेटल। तो अगर आप इसकी मैसिव एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो यू कैन हैव ए फेटल आउटकम। वेयरएज इंडोलेंट फंगल साइनोसाइटिस जो है, जो हमारी ये है, ये हमारी इम्यूनो कॉम्पिटेंट होस्ट को इफेक्ट करेगी, और दिस गोज ऑन लिंगरिंग, और क्रोनिक प्रेजेंटेशन इसकी रहेगी। नाउ अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन तीन टाइप की हमारी साइनोसाइटिस में मिल सकती हैं। ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, बोनी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या इंट्राक्रेनियल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। मॉडिफाइंग फैक्टर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, आई लीव दिस। नाउ विल कम टू द सिम्टम्स ऑफ साइनोसाइटिस। तो बिकॉज हमारी साइनोसाइटिस की हम डायग्नोसिस और मैनेजमेंट की हमने बात करनी थी, तो डायग्नोसिस हमारा साइनोसाइटिस का यूजुअली एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। ठीक है, तो सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल साइनोसाइटिस आर रिलेटेड टू इसकी क्या लोकेशन है, कौन से साइनस को इफेक्ट कर रही है, और इसकी ड्यूरेशन क्या है, एक्यूट है, सब एक्यूट है, या क्रोनिक है, इसके हिसाब से हमारी जो है प्रेजेंटेशन रहती है। तो मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ एक्यूट साइनोसाइटिस जो रहती है दैट इज पेन। तो पेन कैन बी आइदर, इट कैन बी नेजल पेन, इट कैन बी फेशियल पेन, या हेडेक पेशेंट को हो सकती है। और एसोसिएटेड जो हमारे प्रोटेक्टेड सिम्टम्स रहते हैं, दे आर कोल्ड के हमारे को सिम्टम्स रह सकते हैं, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या नेजल डिस्चार्ज हो सकता है, और साथ में पेशेंट को एसोसिएटेड सिम्टम्स में फीवर, मैलेज, लेथार्जी, इस टाइप के सिम्टम्स पेशेंट यूजुअली एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस में लेके आता है। अब पेन की प्रेजेंटेशन क्या है, तो ये यूजुअली दिस इज प्रेजेंट ओवर द अफेक्टेड साइनस, जिस साइनस को इन्वॉल्व कर एरिया में इन्वॉल्व रहेगी। तो इथमॉइडल पेन हमारी क्या रहती है, मीडियल पोर्शन ऑफ द नोज, ये जो हमारा पोर्शन है इस एरिया में हमारे को, या रेट्रो ऑर्बिटल एरिया में आंख की पिछली तरफ आपको पेन मिलेगी। स्फिनोइडल साइनस में, वर्टेक्स में, या बाइटेम्पोरल हेडेक्स मिल सकती है पेशेंट को। मैक्सिलरी साइनोसाइटिस में चीक के एरिया में या डेंटल एरिया में आपको पेन मिलेगी। वेराज फ्रंटल जो हमारी साइनोसाइटिस की हेडेक्स रहती हैं या फेशियल पेन्स रहती हैं, वो फ्रंटल रीजन में या हमारा जो सुप्रा है इस एरिया में आपको पेन्स मिलेगी। नेजल डिस्चार्ज आपको किस तरह का मिलेगा, एक्यूट सुपरेटिव साइनोसाइटिस में यूजुअली इट इज म्यूकोपैरेंट डिस्चार्ज आप देख रहे हैं, या तो ये एंटीरियरली आपको मिडल मियाटस में दिखेगा, या पोस्टीरियरली अगर आप एंडोस्कोपी कर रहे हैं तो यू कैन सी स्ट्रीकिंग ऑफ म्यूकस इन द मिडल मियाटस पोस्टीरियरली। ठीक है, यूजुअली दिस इज ग्रीनिश येलो इन कलर, और यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स फीवर, लेथार्जी, मलेज पेशेंट को मिल सकती है। एक्यूट मेक्सिलरी साइनोसाइटिस में आपको डेंटल पेन, सिग्निफिकेंट नेजल ऑब्स्ट्रक्शन या नेजल डिस्चार्ज मिल सकता है। नाउ क्लोज प्रॉक्सिमिटी, साइनस ऑस्टिया मैंने कहा कि ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं एक दूसरे के। आप देख रहे हैं कि फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, इथमॉइड इंटीरियर जो है ये मिडल मियाटस में एंटीरियरली ड्रेन कर रहे हैं। तो अगर एक साइनस की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि मैक्सिलरी साइनोसाइटिस से फ्रंटल साइनोसाइटिस हो जाए या इथमॉइड साइनोसाइटिस हो जाए। ऐसे ही पोस्टीरियर मियाटस में हमारे पोस्टीरियर जो है, पोस्टीरियर इथमॉइड्स या स्फिनोइड साइनस ये ड्रेन कर रहे हैं। तो यूजुअली जो ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स एरिया है, नैरो चैनल्स हैं, और इसके बीच में एक दूसरे की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। यूजुअली हमारे को पैन साइनोसाइटिस के सिम्टम्स मिलेंगे, मल्टीपल सिम्टम्स मिलेंगे। देन इथमॉइड और फ्रंटल साइनस जो है हमारा, दैट इज वेरी क्लोज टू द ऑर्बिट। आप देखते हैं कि हमारे इथमॉइड की जो लिटरल वॉल है दैट इज फॉर्म्ड बाय द लेमिना पेप्रेशिया। ठीक है, लेमिना पेप्रेशिया इज द मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, तो इसकी इन्वॉल्वमेंट ऐसे केसेस में अगर यहाँ रहता है और आप उसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करते हैं तो इट कैन लीड टू पेरी ऑर्बिटल एडीमा। फिर अगर उसको नहीं आप कंट्रोल करते टाइमली तो इट कैन लीड टू सबपेरियोस्टियल एब्सेस और ऑर्बिटल एब्सेस, एंड अल्टीमेटली इट कैन लीड टू blindness। ठीक है, स्फिनोइड और इथमॉइड साइनोसाइटिस कैन प्रोड्यूस ऑक्सीपिटल वर्टेक्स या पैराइटल पेन, नेजल और रेट्रोऑर्बिटल पेन, एंड पेन रेडिएटिंग टू नेक एंड शोल्डर। तो आप पेशेंट अगर कहीं शोल्डर पेन रेडिएशन लेके आ रहा है और भाई उसको हो सकता है कि एमआई ना हो रही हो, आप उस डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपको साइनोसाइटिस को भी रखना चाहिए। ठीक है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस की जब बात होती है तो यूजुअली क्या है, यूजुअली पेशेंट को इतने सीवियर साइन सिम्टम्स नहीं मिलते, खासकर
हमारी हेडेक है वो कम मिलेगी। और यूजुअली हमारे को म्यूकोपैरुलेंट डिस्चार्ज या पोस्ट नेजल ड्रिप पेशेंट को मिलता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन माइल्ड रहेगी, पेन भी माइल्ड रहेगी और सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस यूजुअली ये एब्सेंट रहेगी, यूजुअली नॉट फिट एंड डज नॉट कंप्लेन ऑफ हेडेक और फेशियल पेन क्रोनिक साइनोसाइटिस में। वेयरएज जो साइनोसाइटिस बच्चे यूजुअली अपनी प्रॉब्लम्स को कंप्लेंट नहीं करते और हेडेक की कंप्लेंट मोस्टली ऐसी नहीं मिलती है बच्चों। तो दिस इज इनकी बच्चों में पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में साइनोसाइटिस की क्या प्रेजेंटेशन रहती है? इट इज कोल्ड विच हैज लास्टेड फॉर मोर देन 7 to 10 days। 7 से 10 दिन अगर कोल्ड चलता जाता है तो यू शुड सस्पेक्ट दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम साइनोसाइटिस। देयर इज अ डे टाइम कफ, दिन में पेशेंट को खांसी होगी और रात को उसकी और ज्यादा एक्सग्रेशन हो जाएगी, बिकॉज जब पेशेंट डिपेंडेंट पोजिशन में होता रहेगा और उससे और ज्यादा इरिटेशन होगी रेस्पिरेटरी एयरवे की और उससे दिक्कत और बढ़ जाएगी। ठीक है, म्यूकोपैरुलेंट नेजल डिस्चार्ज हो सकता है, फेटेड ब्रेथ हो सकती है, लो ग्रेड फीवर हो सकता है पेशेंट को। नाउ फिजिकल एग्जामिनेशन, अब हमारे को डायग्नोसिस की जहां तक बात आती है तो डायग्नोसिस ऑफ साइनोसाइटिस इज बेसिकली ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री टेकिंग। ठीक है, तो डायग्नोसिस इज मेड बाय हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इसकी जो कंफर्मेशन हम करते हैं, कंफर्मेशन के लिए हमारे पास रेडियोलॉजी इज रेडियोलॉजिकल एंड कल्चर एंड सेंसिटिविटी इज नीडेड। ठीक है, तो एंटीरियर राइनोस्कोपी, आप सबको पता है कि नाक को एग्जामिन करने के लिए आपको एंटीरियर राइनोस्कोपी या पोस्टीरियर राइनोस्कोपी से आप कर सकते हैं या नेजल एंडोस्कोपी से कर सकते हैं। तो एंटीरियर राइनोस्कोपी के लिए आपको एक गुड इल्यूमिनेशन चाहिए, आपको हेडलाइट चाहिए या हेड मिरर चाहिए विद गुड इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ी कम स्पेक्ट्रम से आपने नाक को डायलेट किया, आप नाक को देखते हैं तो आपको म्यूकोजल एडिमा दिख सकता है, एरिथमा दिख सकता है, रेडनेस दिख सकती है, स्ट्रीकिंग ऑफ म्यूकोपैरुलेंट डिस्चार्ज जैसे मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया ऐसा दिख सकता है, टेंडरनेस एंड इट्स लोकेशन शुड बी नोटेड। तो अब पेशेंट अगर आपको लगता है ये फाइंडिंग्स देख के तो उसकी आप फेशियल टेंडरनेस, फेशियल पल्पेशन या परकशन करिए, यहाँ चीक के एरिया को आप पल्पेट करेंगे, ये जो ब्रिज ऑफ नोज है इसको पल्पेट करेंगे या परकशन ऑफ फ्रंटल साइनसेस करेंगे तो यहाँ टेंडरनेस मिल सकती है। ठीक है जी, देन डेंटल एरिया में भी आपको टेंडरनेस मिल सकती है मैक्सिलरी साइनोसाइटिस में। ठीक है, लुक फॉर पेरिऑर्बिटल एडिमा एंड मालएड्रेस ब्रेथ। बच्चों में पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में अगर साइनोसाइटिस हो रही है तो आपको ये दो चीजें बड़ी स्पेसिफिकली देखनी चाहिए कि कोई पेरिऑर्बिटल एडिमा तो नहीं है या उसको ब्रेथ मालऑर्डर्स तो नहीं है। ठीक है, देन एडिनॉइड्स के लिए आपको गला देखना, जब भी आपने कोई भी ईएनटी का पेशेंट एग्जामिन करना होता है तो इट इज सेड कि उसका थॉरो ईएनटी एग्जामिनेशन, नाक कान गला सब कुछ देखना चाहिए। ठीक है, सिस्टमिक एग्जामिनेशन भी करना चाहिए। तो आपको नेजोफेरिंक्स में एडिनॉइड्स को या ट्यूमर्स को या कॉइनल एट्रेजिया या पीएनडी इन फीचर्स को देखना चाहिए। कंप्लीट ईएनटी एग्जामिनेशन में आपको कान में, अभी एक कॉम्प्लिकेशन की बात हुई थी कि सुश्रुत ने या चरक ने हमारे कहा कि बाघीरिया पेशेंट को मिल सकता है, तो हम बोलेंगे यार नाक की वजह से कान में कैसे, तो वो स्टेचियन ट्यूब से प्रॉब्लम हो रही है, ओटाइटिस मीडिया या ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, उसकी वजह से पेशेंट को सुनना कम हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव टू इंटरप्रेट आवर थिंग्स। पुरानी चीजों को हम आज कैसे जोड़ सकते हैं उसको बड़े अच्छे से यहाँ समझना चाहिए। देन ट्रांस एलिमिनेशन टेस्ट ऑफ द फ्रंटल एंड मैक्सिलरी साइनसेस, ये प्रीवियसली हम इसको डार्क रूम में करते थे और एलिमिनेशन की जाती थी, और आज की डेट में इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। दिस इज यूजुअली फॉल्स नेगेटिव रहता है, आपने लाइट कोई डाल दी मुंह में और डार्क रूम में पेशेंट है तो साइनसेस से एलिमिनेशन होती थी। ठीक है, तो अगर नहीं हो रही है तो आपको म्यूकोजल एडिमा या फ्लूइड साइनसेस में ऐसा इंटरप्रिटेशन की जाती थी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फॉल्स नेगेटिव। आज की जो गोल्ड स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन की टेक्निक है दैट इज नेजल एंडोस्कोपी। आप अगर नेजल एंडोस्कोपी पेशेंट की कर तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि कौन सा साइनस की इन्वॉल्वमेंट है, एसोसिएटेड कोई तो नहीं है, कॉन्काबुलोसा, पैराडॉक्सिकल टर्बिनेट, अनसिनेट की क्या पोजीशन है या कैसा डिस्चार्ज आ रहा है, कौन से साइनसेस इन्वॉल्व हैं, तो ये साइनोसाइटिस पे सब कुछ ऑब्जर्व हो जाता है। ऑब्जर्व फॉर सेक्टरल डेविएशंस, सी मिडल मियाटस, मिडल एंड इंफीरियर टर्बिनेट्स, इनको आपने देखना है। ठीक है, और इसमें आपको एंडोस्कोपी पे बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। देन साइनोस्कोपी विद कल्चर एंड बायोप्सी और लिवाज थ्रू एंटीरियर मैक्सिलरी पंक्चर अंडर लोकल एनेस्थीसिया और इंसर्शन ऑफ एंडोस्कोप थ्रू द इंफीरियर मेटल पंक्चर। तो अगर हमारे को इसमें साइनोस्कोपी करनी है तो हम मैक्सिलरी साइनस की साइनोस्कोपी यहाँ केनाइन फोसा अप्रोच से कर सकते हैं या इंफीरियर मियाटल एंट्रोस्टोमी करके हम एंडोस्कोप डाल के साइनोस्कोपी कर सकते हैं और वहां से हम बायोप्सी या कल्चर ले सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी का भी रोल रहता है कि जब हम पेशेंट को मेडिकेशन पे डाल रहे हैं तो उसको फॉलो अप करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी आप कर सकते हैं।
ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको एंडोस्कोपी का, नेजल एंडोस्कोपी का दिखाया है। ये एंटर हुए हैं, दिस इज द इंफीरियर टर्बिनेट, ये नेजल कैविटी आप देख रहे हैं, और हम पीछे पीछे जाते जाएंगे तो हम व्हाट वेयर विल वी रीच। ये कोयना का एरिया आ गया, ये स्टेचियन ट्यूब का पोस्टीरियर माउंट है, ये स्टेचियन ट्यूब का ऑरिफिस, नेजोफेरिंक्स आप देख रहे हैं, एडिनॉइड्स का एरिया देख रहे हैं, और ऑफ नोज, यहाँ सेप्टम दिख रहा है आपको, पीछे आपको थोड़ा बहुत डिस्चार्ज भी दिख रहा था। और यहाँ से हम जब आगे जाएंगे तो ये स्फिनोइथमोइडल रिसेस का एरिया आप देख पा रहे हैं। यहाँ आप, मैं थोड़ा फास्ट हो जाता हूँ इसमें, ये आप स्फिनॉइड साइनस का ऑस्टियम यहाँ देख रहे हैं, ये सुपीरियर टर्बिनेट आपको दिख रहा है, ये मैंने एंडोस्कोपी एक अपलोड की है, ये मिडिल टर्बिनेट आपको दिख रहा है, सुपीरियर टर्बिनेट, ये स्फिनॉइड साइनस का ऑस्टियम। और पीछे आएंगे तो ये आपको प्रॉपरली मिडिल टर्बिनेट दिखने लग गया, दिस इज द अनसिनेट प्रोसेस। और यही आपको सामने बुला इथमोइडलिस दिख रहा है, जो लार्जेस्ट सेल है इंटीरियर इथमोइड ग्रुप का, ये मिडिल मियाटस का एरिया दिख रहा है, ठीक है जी। और यहाँ आप सुपीरियर अटैचमेंट ऑफ द मिडिल टर्बिनेट देख पाएंगे टू द लिटिल नेजल वॉल। ओके, तो एंडोस्कोपी तरह से आप देख पाते हैं, सेप्टम आप देख रहे हैं डेविएटेड है, लिटिल नेजल वॉल आप देख पा रहे हैं, तो ये मिडिल टर्बिनेट आपको दिख रहा है, इंफीरियर टर्बिनेट दिख रहा है। तो एंडोस्कोपी से आप बहुत कुछ चीजें असेस कर पाते हैं। मिडिल मियाटस आपको दिख रही है, तो इसको, दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक जो हमारे पास है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन में आपको एक्सरेज, रेडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा था कि प्लेन रेडियोग्राफ्स, एक्सरे ऑफ द पीएनएस साइनस, इसमें हमारा कॉर्डवेल व्यू या जो वाटर्स व्यू है, ये आज की डेट में इतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है, बट स्टिल अगर मैक्सिलरी साइनोसाइटिस को हमारे को देखना है तो आपको एयर फ्लूइड लेवल या कंप्लीट हेजीनेस इसमें मिल सकती है। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में अगर कोई गोल्ड स्टैंडर्ड है तो दैट इज द सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन में आपको एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटीज, ऑस्टियोमियटल कॉम्प्लेक्स का एरिया एंड एक्सटेंट ऑफ साइनस इन्वॉल्वमेंट, ये बड़ी क्लियरली आपको दिख जाती है। पॉसिबल चेंजेस आपको क्या क्या दिखते हैं, थिकन्ड साइनस म्यूकोजा मिल सकता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं थिकन्ड साइनस म्यूकोजा, एयर फ्लूइड लेवल्स आप दूसरे इसमें देख रहे हैं एयर फ्लूइड लेवल है, या कंप्लीट ऑप्रेसिफिकेशन ऑफ द साइनस मिल सकती है। नेजल पॉलिप्स कैन बी सीन एसोसिएटेड विद द साइनोसाइटिस। तो आज की डेट में आपको, अगर कोई पेशेंट साइनोसाइटिस का सस्पेक्टेड है, और पर्टिकुलरली सीआरएस के केसेस के लिए जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं मैनेजमेंट को, तो उनको अप्रोप्रिएट मेडिकल मैनेजमेंट देने के बाद आप सीटी के लिए रिकमेंड करें, और उसमें आपको डायग्नोसिस में बड़ा हेल्प रहती है कि इसके पीछे क्या प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, तो वो हेल्पफुल रहता है। सॉरी, माइक्रोबायोलॉजी की जहां तक बात करते हैं तो कल्चर्स हम अगर नाक से या नेजोफेरिंक्स से लेते हैं तो यूजुअली दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साइनस कल्चर्स, ठीक है, दे शुड बी टेकन फ्रॉम द इन्वॉल्व साइनस। तो एंडोस्कोपिकली अगर आप गाइडेड कोई कल्चर लेते हैं मिडल मियाटस से, तो दैट इज मोर एक्यूरेट। पैथोजेंस दोनों में, एडल्ट में और चिल्ड्रन में हमारे को सेम मिलते हैं। एक्यूट साइनोसाइटिस में आपको यूजुअली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एच इन्फ्लुएंजाई, मोरेक्सेला कैटेरियलिस एंड एनारॉब्स मिलेंगे। क्रोनिक साइनोसाइटिस में एनारॉब्स की ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है, अल्फा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफालोकोकस या एच इन्फ्लुएंजाई आपको कॉमन मिलेंगे। इम्यूनो कंप्रोमाइज होस्ट में एटिपिकल पैथोजेंस, और नोसोकोमियल साइनोसाइटिस में आपको पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन। नाउ मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। होपफुली आई विल कंप्लीट द लेक्चर विद इन 40 मिनट्स। तो मैनेजमेंट में आपने देखा कि इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है और इन्फेक्टिव डिसऑर्डर है, तो इसमें एंटीबायोटिक मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट, देन डीकंजेस्टेंट्स एंड एनाल्जेसिक्स। तो ये तीन हमारी जो है मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट रहती है फॉर एक्यूट साइनोसाइटिस की, साइनोसाइटिस की, राइनोसाइनोसाइटिस की मैनेजमेंट के लिए। तो एंटीबायोटिक्स में क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट साइनोसाइटिस इज प्राइमरली मेडिकल। तो आई एम टॉकिंग अबाउट एक्यूट साइनोसाइटिस। एंटीबायोटिक्स जो है दे आर अमॉक्सिसिलिन जैसा है। अब बेसिक से हमें शुरू करना है। जो लोग बेसिक उस पे बैठे हुए हैं, यूनिट्स पे बैठे हुए हैं, प्राइमरी यूनिट्स पे बैठे हुए हैं, उन लोगों को कभी भी हायर एंटीबायोटिक्स नहीं देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि स्टार्ट विद बेसिक। तो अमॉक्सिसिलिन इज अ वेरी गुड चॉइस बिकॉज ये ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों पैथोजेंस को कवर करती है। एच इन्फ्लुएंजाई, मोरेक्सेला कैटेरियलिस, इन सबको ये कवर करेगी एक्सेप्ट फॉर दो स्टेन्स जो बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को भी कवर कर जाएगी और ठीक है। अदर एक्सेप्टेबल इनएक्सपेंसिबल फर्स्ट लाइन थेरेपी। तो फर्स्ट लाइन थेरेपी में आपको क्या क्या, अगर आप ये एमॉक्सी नहीं दे पाते हैं तो यहाँ पर एरिथ्रोमाइसिन या सल्फोनामाइड्स का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, जैसे एरिथ्रोमाइसिन प्लस ट्राइमिथोक्रिम सल्फामिथॉक्सिजोल, तो ये सेप्ट्रॉन के नाम से जैसे आता था। तो ये चीजें आपको इनिशियल लाइन ऑफ मैनेजमेंट। सिंथेटिक पेनिसिलिन्स, इनहिबिटर एक्शन। आप सबको पता है कि आज की डेट में बैक्टीरिया इतने तेज हो गए हैं कि वो प्लाज्मिड फॉर्म करके एक एंजाइम फॉर्म करते हैं जो हमारी एंटीबायोटिक्स को
क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उनको नहीं करने देते, ठीक है। तो दैट इज बीटा-लैक्टम इज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया रहते हैं वो। तो हमें ऐसी एंटीबायोटिक्स यूज करनी है जो बीटा-लैक्टमेज की स्टेबल, ठीक है। तो इनमें चॉइस जो है एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवेलेनिक एसिड या एम्पिसिलिन प्लस सल्बेक्टम का कॉम्बिनेशन जो है, इनका ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी होगी और ये सारी स्टेन्स को कवर कर जाएगी। सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स हमारी देती हैं, ये भी दी जा सकती हैं। अगर पेशेंट को अमॉक्सी के साथ में डायरिया होता है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप बीआईडी डोज में इसको दो, सुबह शाम दें, और साथ में पेशेंट को योगर्ट प्रिस्क्राइब कर दें, दही देने को, ठीक है। तो गट को प्रॉपर गट के जो नॉर्मल फ्लोरा है उसको मेंटेन रखें। अदर एक्सेप्टेबल चॉइसेस क्या है, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, या हमारी हायर सेफेलोस्पोरिन आप यूज कर सकते हैं, सेफोडाइम है या सेफिरॉक्साइम है या सेप्रोजिल है, अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। quinolones बट पेनिट्रेशन रहती है साइनस म्यूकोजा में, बट आई विल नॉट रिकमेंड के पेशेंट को quinolones दिए जाएं। ये साइनोसाइटिस इन एडल्ट्स, इसमें बिकॉज दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट, जो एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं उनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है, बिकॉज कार्टिलेज की डेवलपमेंट को ये हैम्पर करती है। बट आज की डेट में मैं इसकी रिकमेंडेशन आप किसी को भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये सेकंड लाइन ड्रग्स हैं फॉर ट्यूबरकुलोसिस। तो हमारे अगर कोई पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस रहती है और उनको वो क्विनोलॉन रेजिस्टेंस हो जाती है, तो पेशेंट को हम सेकंड लाइन ड्रग में एक ड्रग को निकाल देते हैं, ठीक है। तो बेटर टू रिलाई ऑन दिस ड्रग्स जो ऊपर लिखी गई है। अगर तो कॉम्प्लिकेट रही है कि पेशेंट को ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है या इंपेंडिंग कॉम्प्लिकेशन है, इंट्राक्रेनियल इंपेंडिंग कॉम्प्लिकेशन है, तो वहां आपको पेरेंटरल एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए। और पेरेंटरल एंटीबायोटिक्स चाहे वो इंट्रामस्कुलर दें चाहे वो इंट्रावीनस दें, इसमें सेफ्ट्राइक्सोन सल्बेक्टम या एम्पिसिलिन सल्बेक्टम का आईवी लाइन से दें। और इसमें इन सच केसेस आपको मेट्रोजेल भी ऐड कर देनी चाहिए, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि ये सीएसएफ पेनिट्रेशन की अच्छी होनी चाहिए। नॉसोकोरियल आपको क्या है, कल्चर और सेंसिटिविटी के बेस पे एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करना चाहिए ताकि रेजिस्टेंट स्टेन्स इमर्ज ना हो। और अगर रिजल्ट्स ऑफ कल्चर सेंसिटिविटी अवेलेबल होने से पहले आपको ऐसी एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए जो दोनों चीजों को, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव एनालॉग्स और स्यूडोमोनास को पर्टिकुलरली कवर कर रही हैं ये एंटीबायोटिक्स। क्लिनिकल इंप्रूवमेंट, अगर आपकी एंटीबायोटिक ठीक काम कर रही है तो 48 to 72 आवर्स में क्लिनिकल इंप्रूवमेंट मिलनी शुरू हो जाती है, फीवर कम हो जाएगा, डिस्चार्ज कम हो जाएगा और कफ इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। और ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी कहा कि ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑप्टिमल डोज देनी है, एक तो डोजेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सब ऑप्टिमल डोज में पेशेंट को एंटीबायोटिक नहीं देना है, अदरवाइज इट विल लीड टू रेजिस्टेंस। और दूसरा ड्यूरेशन, अगर 7 से 10 दिन आपको मिनिमम एंटीबायोटिक देना है, उससे कम आप ऐसा मत कीजिए कि 3 दिन की एंटीबायोटिक दे दी फिर पेशेंट को 2 दिन बाद बुला लिया कि यार तीसरे दिन आ जाना। ऐसे में पेशेंट थोड़ा सा ठीक होगा और वो छोड़ देगा और ठीक है। तो आपको पेशेंट को 7 से 10 दिन मिनिमम एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट देनी है साइनोसाइटिस में, और इट कैन बी कंटिन्यूड अप टू 3 वीक्स ऑल्सो, ठीक है। मैक्सिमम आपको 3 वीक्स तक भी इसको प्रोलॉन्ग करना पड़ सकता है। एनाल्जेसिक्स और डिकंजेस्टेंट्स की जहां तक बात है, पेन कैन बी यूज्ड कंट्रोल्ड बाय एनी एनाल्जेसिक। आप पैरासीटामोल दे दो, आप एसिक्लोफेनिक दे दो, आप एस्पिरिन दे दो, तो बिकॉज पेशेंट आपके पास पेन लेके आ रहा है। पेशेंट को अगर नाक चला हुआ है तो यूजुअली वो नहीं भी आता कई बार। आप सीएसएफ ग्रानुरिया के पेशेंट देखेंगे, सालों से बताएंगे कि जी ये तो 2 साल से मेरे नाक से पानी निकलता रहता है, बट ही इज लीस्ट बॉदर्ड। लेकिन जब दर्द होती है या मेनिंजाइटिस या फीवर होगा तभी पेशेंट आता है। तो पेन को आपको इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए एनाल्जेसिक्स देने हैं। और डिकंजेस्टेंट्स जो रहते हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये म्यूकोजा को श्रिंक करते हैं, और श्रिंक की वजह से जो हमारा ऑस्टियल ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी है वो ऑस्टियल पेटेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। बट क्या रहता है, क्योंकि ये ब्लड फ्लो को भी इंपेयर कर रहे हैं, वैसोकंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, तो जो हमारी लोकल होस्ट वहां जो म्यूकोजल ब्लड फ्लो रहा है, ये डिफेंस मैकेनिज्म अल्टर हो जाता है, ठीक है। तो इनको भी हमारे को पेशेंट को देना है, बट बेनिफिट ऑफ डाउट रखते हुए, ठीक है। तो इसमें मोस्ट क्लिनिशियंस जो हम लोग फेवर करते हैं, लॉन्ग एक्टिंग प्रिपरेशंस फेवर करते हैं, लाइक ज़ाइलोमेटाजोलिन या ऑक्सीमेटाजोलिन, ठीक है। इनका रिबाउंड इफेक्ट कम रहता है एंड दे शुड नॉट बी यूज्ड फॉर मोर देन 1 वीक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 हफ्ते से ज्यादा आपको इनको नहीं देना, ठीक है। अदरवाइज ये फिर इनकी हैबिचुअल हो जाएंगे और पेशेंट को बाद में राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा डेवलप हो जाती है। पेशेंट कहता है मेरा नाक इसी दवाई से खुल जाता है, वो डालना शुरू कर देता है, बाद में वो इफेक्ट करना बंद कर देती है और पेशेंट को परसिस्टेंट एक ऑब्स्ट्रक्शन लीड्स टू राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट स्लाइड इज मैनेजमेंट ऑफ सीआरएस। तो मैंने क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस के बारे में पहले ही आपको बता दिया
कि ये सर्जिकली मैनेजेबल डिजीज है, इसमें कोई ना कोई परमानेंट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, चाहे वो एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी है, पेशेंट को कॉन्काबुलोसा था या पैराडॉक्सिकल टम्पनेट था या सेप्टल डेविएशन थी या कोई मिड फेशियल ट्रॉमा की वजह से साइनस की एनाटॉमी अल्टर हो गई थी या कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है या नेजल पॉलिपोसिस है, कोएनल एट्रेजिया है, तो आपको इन फैक्टर्स को ट्रीट करना पड़ेगा। और इसकी जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है दैट इज फेस, दैट इज फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, जिसमें कि हम क्या करते हैं, पूरा मिडल मियाटस अंसिनेक्टमी करके, अंसिनेक्टमी के बाद मिडल मियाटल एंट्रोस्टमी करनी है। जो मिडल मियाटस में हमारा मैक्सिलरी साइनस का ऑस्टियम है जो ओपन हो रहा है उसको हम डायलेट कर देते हैं, एंट्रोस्टमी उसकी हो गई। फिर पूरे के पूरे जो एथमॉइड ग्रुप, एंटीरियर एथमॉइड ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। ऊपर फ्रंटल साइनस का जो हमारा ऑस्टियम है, जो फ्रंटल ड्रेनेज पाथवे है उसको डायलेट किया जाता है। पोस्टीरियर एथमॉइड्स रिमूव करने हैं, स्फीनॉइड साइनस की ओपनिंग को वाइडन करना है, और देन वी कन्वर्ट ऑल दी साइनस कैविटीज इनटू ए सिंगल कैविटी, ठीक है। और उससे क्या रहता है, ड्रेनेज भी प्रॉपर हो जाती है, वेंटिलेशन भी प्रॉपर हो जाती है। तो फेस इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर दिस प्रॉब्लम। मेरा टाइम पूरा हो चुका है और थैंक यू वेरी मच, मैं 43 मिनट में अपना कर गया हूं। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू प्रिंसिपल सर एंड डॉक्टर नायक सर and for giving me the opportunity to present a lecture over here in this webinar. Dr. Nisar Ali Khan has given a very good presentation. Thank you very much. And मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कोविड एरा में काइंडली वर्क कॉशियसली, अपना ख्याल रखें और यूनिवर्सल प्रिकॉशंस अडॉप्ट करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। बहुत धन्यवाद भंडारी सर। मैं ऑडिबल? यस सर सुनाई दे रहे हैं सर, बोलिए। पश्चात में डॉक्टर सर ऑडिबल तो है लेकिन बहुत ही लाइटर ऑडिबल है। प्रश्न मंच के लिए तो डॉक्टर एस के नायक सर। मेरे को डॉक्टर दिनेश सेक्शन। आंसर सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारे पास कुछ प्रश्न आए हैं, कुछ क्वेरीज आई हैं, तो मैं डॉक्टर भंडारी सर से जो सर के लिए क्वेरीज आई हैं पहले पूछना चाहूंगा। जी सर। एक मिनट, जी सर चैट बॉक्स से मैं कोशिश करूंगा कि जो मुझे आता होगा तो मैं डेफिनेटली जी सर। इसमें सर एक क्वेश्चन आया है सर, ये कि किसी ने पूछा है कि माउथ टंग इन ब्रेन ट्यूमर में रेडिएशन आने के कारण वहां के टिश्यू हार्ड हो जाते हैं। डॉक्टर दिनेश आपकी आवाज चली गई है। जी सर, एक बार मैं फिर लेता हूँ। जी जी जी। अभी सर आ रही है मेरी वॉइस? हाँ जी, नाउ वी कैन हियर यू। ओके सर, एक मिनट। जस्ट मिनट। जी सर, माउथ टंग एंड ब्रेन ट्यूमर में रेडिएशन आने के कारण वहां के टिश्यू हार्ड हो जाते हैं, मुंह में सलाइवा कम बनता है और नेजल सिक्रीशन भी कम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मरीज को नाक से सांस लेने में परेशानी होती है और मुंह में भी सलाइवा कम होने के कारण रोगी को खाना चबाने में बड़ी दिक्कत आती है। रेडिएशन के बाद रोगी को टिश्यू हार्ड हो जाने के कारण भोजन को निगलने में एवं कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत आती है। ऐसी स्थिति में क्या प्रोसीजर कर सकते हैं जिससे रोगी को राहत मिले? वैसे तो सर ये जो क्वेश्चन है, क्वेरी है, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड तो नहीं है, बिकॉज हमारी जो रेडिएशंस हैं और ये चीजें हैं, आज बेसिकली द टॉपिक गिवन टू एवरीबॉडी वाज टू टॉक ऑन साइनोसाइटिस, बट डेफिनेटली आज की डेट में कार्सिनोमा इज नेजल कार्सिनोमा या एनी कार्सिनोमा, रेडिएशन थेरेपी इज वेरी कॉमन, ठीक है। तो इसमें आपको जो लोग पैलिएटिव थेरेपी जो आफ्टर रेडिएशन के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही है उनको मैनेज करने के लिए आपको आर्टिफिशियल, जैसे अगर आई ड्राई हो रही है तो आपको आर्टिफिशियल टीयर्स का यूज करना है, आर्टिफिशियल सलाइवा भी आपको आता है, फ्रीक्वेंट उसको पानी पीने को आप बोल सकते हैं।
तो वो जो आपकी थेरेपी है, पेन एंड पैलिएटिव मैनेजमेंट जो रहती है, उन लोगों से आपको कांटेक्ट करना चाहिए। बिकॉज बीइंग अ सर्जन, मैं आपको सर्जिकल एस्पेक्ट पे जरूर कमेंट कर सकता हूँ। पैलिएशन और जो पोस्ट रेडियोथेरेपी की जो चेंजेस हैं, उसको मैनेज करने के लिए आपके पास एक स्पेशल यूनिट है, जिसमें आप वहां से आप ओपिनियन, मेरी एक एडवाइस ऑलवेज ये रहती है कि आप उन लोगों को जो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में काम करते हैं, उनसे एडवाइस लें तो ज्यादा बेटर। जी ये सर, जी पोस्ट सर। पोस्ट रेडियोथेरेपी कॉम्प्लिकेशंस बड़ी कॉमन रहती हैं, और धीरे धीरे, ये ऐसा नहीं है कुछ समय बाद सेटल हो जाती है। म्यूकोसाइटिस जो हो रही है, इट विल रिमेन फॉर 2 और 3 मंथ्स, और उसके बाद पेशेंट को सलाइवा की फॉर्मेशन होने लग जाती है। डिग्लेटेशन में डिफिकल्टी है, वो भी इंप्रूव हो जाती है बाय टाइम दे इंप्रूव। बट ड्यूरिंग दैट टाइम आपको पेशेंट को सपोर्टिव थेरेपी देनी है, चाहे आप उसको बार बार फ्रिक्वेंट पानी पीने को बोलें, चाहे उसकी अगर टीयर फॉर्मेशन नहीं हो रही है, या नेजल सिक्रीशंस नहीं उसको प्रोड्यूस हो रही हैं, ड्राइनेस रह रही है, तो आप वहां उस तरह मॉइस्ट ड्रॉप्स जो हैं वो यूज करें। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन और था, अगर सर आपका इसमें कुछ बोलिए अनुभव बोलिए हो। बोलिए बोलिए। प्राइमरी रूप से देखा गया है कि यदि अपर पार्ट में सर्जरी के बाद अथवा रेडिएशन के दौरान किसी पित्तनाशक पदार्थ जैसे घी अथवा पित्तनाशक द्रव्य का नस से देने से अगर रोगी को राहत मिलती है और ये लक्षण कम होते हैं, तो इसमें और क्या किया जा सकता है? इसमें अगर सर आपका कुछ अनुभव हो। वैसे सर टॉपिक थोड़ा अलग है ये भी। हाँ सर, तो इसमें सर देखिए, मैं तो बड़ी एक सीधी सी बात बोलता हूँ कि जी पेशेंट सर, का जी सर। बेनिफिट देखते हुए, पेशेंट को कोई अगर कोई आप प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, वो देखते हुए अगर कोई भी चीज पेशेंट को बेनिफिशियल इफेक्ट दे रही है, उसका जो जी साइन सर। सिम्टम्स हैं उसको रिलीफ कर रही है, तो दे कैन बी ट्राइड। टाइम जी सर, टेस्टेड जो चीजें हैं, उनको तो आपको करना ही करना है। मुझसे अगर कोई साइनोसाइटिस के बारे में बात करेगा, या मुझसे अगर कोई ट्यूमर के बारे में बात करेगा, तो आई टॉक अबाउट कि सपोज किसी को एंजियोफाइब्रोमा है, तो उसकी सर्जरी कैसे होगी, ठीक है, और उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, मैं उस एस्पेक्ट से बात कर पाऊंगा। अगर किसी के पास, जैसे मुझे लगता है कि डॉक्टर निसार विल गिव बेटर एक्सप्लेनेशन टू दिस, कीटनाशक और इसके क्या महत्ता रहती है। बट अगर जी कोई सर। बेनिफिट मिल रहा है, तो देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। घृत जी आप सर। यूज कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। घृत के ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं, वो अल्टीमेटली क्या होगा, वो लुब्रिकेट ही करेंगे कैविटी को, ठीक है ना जी। और जी सर। जो जी सर। बाहर से सिक्रीशंस, मतलब जो बाहर से हमारी फॉरेन बॉडीज जा रही हैं, उनको रिटेन ही करेंगे, तो ऐसा कोई कोई दिक्कत नहीं। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर डॉक्टर निसार अली खान सर से सर कुछ क्वेश्चन थे सर, इसमें एक दो क्वेरीज आई थी। डॉक्टर यस सर, निसार अली दिनेश खान सर। सर। जी सर, जी सर। यस सर एक ये सर, क्वेरी आपने है कि पिछले प्रश्न के बारे में मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जी सर। रेडिएशन के बारे में बाद में जो सलाइवा, ओरल म्यूकोजा, क्रॉनिक और स्टोमाटाइटिस होता है, रिकरेंट अल्सरेशंस होते हैं, और इवन डिस्फेजिया भी होता है पेशेंट में, सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं, और इवन नाजल सिक्रीशंस भी ड्राई होते हैं, और टीयर सिक्रीशन भी कम होता है। जैसे हम जानते हैं कि रेडिएशन का पहला एक्शन होता है कि सेल मल्टीप्लिकेशन को वो रोकते हैं। ओरल म्यूकोजा एंड होल जीआई म्यूकोजा एंड रेस्पिरेटरी म्यूकोजा आर रिप्लेस क्विकली। जो भी म्यूकोजा क्विकली रिप्लेस होगी, जो भी सेल्स क्विकली मल्टीप्लाई करेंगे, उनको रेडिएशन या इवन केमोथेरेपी ज्यादा डैमेज करेंगे, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। अब होता यह है कि अब इसके बाद में रेडिएशन लो या कि इवन केमोथेरेपी, रेडिएशन के बारे में बात करेंगे, रेडिएशन लेने के बाद में जो स्टोमाटाइटिस होता है, तो यहाँ पे हमें दो चीज करनी है कि यहाँ पे हमें पित्त शामन उपचार करने हैं। यहाँ पे हम यष्टि मधु घृत अगर पेशेंट को मुख प्रतिसारण या गंडूश के लिए दें, और बहुत अल्प मात्रा में प्रतिसारण करने के बाद उसे निगलने के लिए भी कहें, तो इट विल श्योरली लोकली सूदन द लीजन्स एज वेल एज वहाँ का जो माइक्रो वुंड्स हैं caused by the radiation, caused by the gap because those cells are not multiplying, उन व्रणों को भरने के लिए उन व्रण रोपण का काम यष्टि मधु घृत बहुत अच्छा करता है। उसी तरह हम गुड़वेल स्वरस है, ये हम पेशेंट को अभ्यंतरतः दे सकते हैं
जिससे कि ज्वरग्न कार्य होगा, रसायन कार्य होगा और रीजनरेशन, पित्त शमन होगा। और ये सिम्टम्स पेशेंट्स में काफी हद तक कम मिलते हैं। और भी कल्प हैं लेकिन वो सिचुएशन के अनुसार। मधुघृत तो आप कभी भी यूज कर लीजिए ओरल कैविटी में। दूसरा प्रश्न पूछिए सर। जी सर, थैंक यू सर। सर एक प्रश्न आया है, ये डीएनएस में लेप नस्य का आपका कुछ चिकित्सीय अनुभव हो तो शेयर करें। डेविएटेड नेजल सेप्टम। यस, डेविएशन नेजल सेप्टम के बारे में मैं ये कहूँ कि इट इज ओवर डायग्नोस्ड डिसीज। डेविएशन नेजल सेप्टम का हर एक में कुछ ना कुछ हद तक होता ही है। हर नॉर्मल पर्सन में डेविएशन सेप्टम मीडियली सिचुएटेड नहीं रहता है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेविएटेड होता ही है। अब यहाँ पर क्या है कि पेशेंट्स को नेजल प्रॉब्लम, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और क्रॉनिक राइनाइटिस या रिपीटेड राइनाइटिस ऐसे कंप्लेंट्स हों तो सर्जन्स की नज़र इसी तरफ होती है कि वो सेप्टम डेविएट है। नेचर हैज गिवन द वन एड, इट गेट्स कंपनसेटेड। इवन डेविएशन मैसिव भी हो और वो अगर कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी ऑफ द टर्बिनेट की वजह से वो कंपनसेट किया जा रहा हो, it will not produce symptoms. Okay, first, if the deviation is there and if it is producing symptom, first we have to find out the etiology कि ये किस वजह से है। एलर्जेंस है, वाइजोमोटर चेंजेस है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस है, इसलिए इसको ट्रीट कर दो आप पहले। अगर इसके बाद में भी ना हो रहे तो डेविएशन की चिकित्सा करें। एंड इफ डेविएशन इज मच हाई, if it is producing symptoms like severe headache and recurrent infections and recurrent sinusitis etc., then only it should be treated surgically. किसी लेप चिकित्सा का मेरा अनुभव नहीं है, मगर नस्य से उस डेविएशन को छोड़कर नेजल म्यूकोजा और नेजल म्यूकोजा का म्यूकोजल कंटेंट और नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन की हेल्थ, अगर हम इसको इम्प्रूव कर सके बाय द मीन्स ऑफ नस्य, बाय द मीन्स ऑफ स्टीम इनहेलेशन, बाय द मीन्स ऑफ हेतु निवारण, अगर हम ये कर सकें तो इट विल श्योरली हेल्प द पेशेंट। Many times massive deviations don't require surgery. Many times minor deviations are being suggested to get it corrected by the means of SMR or septoplasty and those are being done. लेकिन उसके बाद में भी ऐसा होता है कि पेशेंट की कंप्लेंट कंटिन्यू रहती है कि वो सामने तो ऑपरेशन करवा लिया मगर फिर भी बाकी के प्रॉब्लम्स जो थे उसकी वजह से हमारे कंप्लेंट्स कम नहीं हुए। यस सर। जी सर, एक क्वेरी और थी ये कि नवप्रतिश्याय में धूमपान कौन कौन से द्रव्य से उचित है? निसार अली खान सर के लिए। जी सर, जी सर। यस सर। हाँ, नवप्रतिश्याय में धूमपान कौन कौन से द्रव्य से उचित है? नवप्रतिश्याय में धूमपान के लिए ज्यादा इरिटेंट ऐसे द्रव्य हम नहीं ले सकेंगे। हम राल है, सौंफ है, यवानी है, इनका धूमपान में उपयोग कर सकेंगे। वैसे एक मैं यहाँ कहूँ कि धूमपान विविध वर्ती बताई गई हैं, उनके योग में ही यूज किया जाता है, लेकिन नवप्रतिश्याय में बाष्प ग्रहण जो है, बाष्प ग्रहण वो बाष्प स्वेदन, ये धूमपान से ज्यादा उपयुक्त रहेगा, ऐसा मेरा मत है। जी सर। क्या मैं बोल सकता हूँ सर? हेलो। वंडरफुल सर, यस प्लीज सर। ऐसा है, जो डीएनएस वाला क्वेरी जो थी उस पर मैं कुछ अपने व्यूज रखना चाहूंगा। जिसने भी ये क्वेरी रखी है उसके लिए एक चीज तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स होती हैं दे कैन नॉट बी करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन। स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, देखिए, अगर स्ट्रक्चरल अनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी है तो अनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी को आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर निसार वाज वेरी करेक्ट कि इन 80% ऑफ द केसेस जो हमारा नेजल सेप्टम है वो मिडलाइन में नहीं रहता, इट इज डेविएटेड टू वन और द अदर साइड।
बट फंक्शनली वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वेदर पेशेंट को नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, या उसकी वजह से एसोसिएटेड साइनोसाइटिस हो रही है कि नहीं हो रही है, उस चीज को आपने देखना है। अगर पेशेंट को उसकी वजह से, सपोज एक पेशेंट को इतना ज्यादा डेविएशन है और दूसरी तरफ से उसकी कॉम्पनसेटरी हाइपोट्रोफी होगी, तो पेशेंट को एक नाक तो ऑलरेडी बंद है, जो बचपन से उसको इतनी डेविएशन थी, वो उस नाक से तो सांस ले ही नहीं पाता था, तो बचपन से उसको आदत थी, उसको पता ही नहीं था कि इस नाक से मुझे सांस नहीं आती। दूसरी साइड हमारे टर्बिनेट को, बिकॉज दीज टर्बिनेट्स जो हैं ये क्या है, दीज आर केवर्नस टिश्यू रहता है, इतना डायलेट करने का मौका मिल गया वो फिर परमानेंटली डायलेट। उससे क्या रहता है कि पेशेंट की दोनों नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, वहां आप मेडिकेशन करते भी हैं तो आप वो इंफीरियर टर्बिनेट की हाइपरट्रोफी यूजुअली करेक्ट नहीं होती है विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन। टेम्पररली आप जो मर्जी दे देंगे, टेम्पररली होगी, लेकिन फिर वो उतनी ही पोजीशन है। इन सच केसेस आपको डीएनएस के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। अगर फंक्शनल इंपेयरमेंट हो रही है तो एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी के लिए आप ये मत कही, कोई भी किसी को भी ये नहीं है कि एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी आप विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन सीधी कर दें, उसको आपको सर्जिकली करेक्ट करना ही पड़ेगा। आपको सेप्टोप्लास्टी उसकी करनी पड़ेगी, आप चाहे ओपन करें चाहे एंडोस्कोपिक करें। और हो सकता है कि दूसरी साइड जो टर्मिनेट हाइपोट्रोफी हो गया, फ्लॉपी हो गया है, उसको भी आपको चाहे वो आउट फ्रैक्चर करना पड़े या उसके कैवर्नस म्यूकोजा को रिमूव करना पड़े। सर्जिकल इंटरवेंशन वहां नीडेड है जहां जहां पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, उस पर फिर हमें दवाइयों के लिए नहीं भागना चाहिए। तो बड़ी सारी चीजें हैं जिनको हमें बड़े क्लियर से अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि सर्जिकल प्रॉब्लम हैज टू बी करेक्टेड बाय सर्जरी। बट 80% ऑफ द केसेस में माइनर डेविएशन चलती रहती है। पेशेंट को अगर कोई फंक्शनल इंपेयरमेंट नहीं है तो वी नीड नॉट टू डू एनीथिंग। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक क्वेरी और थी ये कि ये आजकल कोरोना के समय बहुत सारे मरीज ऐसा बोलते हैं कि मुंह से अथवा आँख से स्वाद कम हो रहा है, मुंह से स्वाद कम हो रहा है, तो क्या इसे मानकर कोरोना टेस्ट करा लिया जाए, अथवा 1, 2 या 3 दिन के लिए कुछ ऐसी प्रोसीजर्स यूज कर सकते हैं जिससे इसमें हमें राहत मिल सके? सर अगर देखिए, कोरोना का बिल्कुल प्राइमरी सिम्टम्स में ये एक फीचर आया है, और ये भी फीचर कहाँ से आया कि एक ईएनटी सर्जन ही जब वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, वर्ल्ड रिनाउंड ईएनटी सर्जन में परसों उनकी कॉन्फ्रेंस में, लॉयन कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था, तो उन्होंने वो फर्स्ट पेपर लिखा इसके ऊपर कि नेजल क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। तो लॉस ऑफ ऑल्फेक्शन एंड लॉस ऑफ टेस्ट, ये प्राइमरी सिम्टम्स में से अगर पेशेंट को अदर फीचर्स आ रहे हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और साथ में उसको लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल है और लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट है, तो डेफिनेटली उसे कोरोना टेस्ट करवा लेना चाहिए। पॉजिटिव है तो डिटेक्शन हो जाएगी, और नेगेटिव है तो कोई हार्म नहीं, करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये इनिशियल प्रेजेंटिंग सिम्टम्स में से। और अभी तक ये नहीं पता है कि कितनी रिकवरी होती है, कितनी ऑल्फेक्शन रिकवर होती है, कितना उसका टेस्ट रिकवर होता है, अभी तक ये कुछ नहीं कंफर्म। So it is better to get the test done if the patient is having these features. जी सर, जी सर, थैंक यू सर। सर एक लास्ट क्वेरी है ये, सर प्लीज टेल हाउ टू मैनेज नेजल पॉलिप्स बाय आयुर्वेदा। इसमें अगर कुछ ये मैं आपका निसार सर के ऊपर छोड़ देता हूँ कि सर के पास जी अगर सर, कोई एक्सपीरियंस है तो निसार सर काइंडली जी आप। सर प्रैक्टिकली स्पीकिंग, nasal polyposis, इसमें usually, as we all know, the polyps are the end results of the allergy plus chronic infection, and it is the swollen mucosa that gets pulled and that gets converted into polyp. तो होता ये है कि माइल्ड ग्रेड इन्फेक्शन पॉलिप्स रहते हैं, अर्ली इथेमॉइडल पॉलिप्स होते हैं, और उसके साथ में एलर्जी ऑफ कोर्स रहती ही है। तो हम एलर्जिक राइनाइटिस की चिकित्सा, आयुर्वेद कफज प्रतिशय की चिकित्सा देते हैं, तो बाकी के पूरा म्यूकोजल एडिमा कम होता है और पेशेंट को रिलीफ मिलता है। फर्स्ट। सेकंड, उसको जब सिम्टम्स कम होते हैं, उसको जब नेजल म्यूकोजल कंजेशन कम होता है, नेजल एलर्जी कम होती है, नेजल म्यूकोजल एडिमा कम होता है, स्नीजिंग कम होती है, तो बैरोनेज इफेक्ट विच इज पुलिंग कंटिन्यूअसली टू दोस पॉलिप इनटू द रेस्पिरेटरी पैसेज, ये इफेक्ट कम हो जाता है। सो पेशेंट गेट्स रिलीफ फॉर टाइम। लेकिन ऐसा इवन कुछ लोग क्षार प्रतिसारण भी करते हैं वहां, दे गेट वेरिएबल रिजल्ट्स। लेकिन मेरा जहां तक समझना यह है कि मैसिव इथेमोडल पॉलिपोसिस हो गया,
क्या कोई लार्ज एंट्रोकोनल पॉलिप हो गया और उसको क्षार अप्लाई कर दिया और टोटली रिग्रेस हो गए। अब पॉसिबली जो क्षार अप्लाई करेंगे जिन इथेमॉडल पॉलिप्स में से वो रिग्रेस हो भी गए तो पैथोलॉजी कंटिन्यू रहेगी और दूसरे इथेमॉडल एयर सेल्स में से पॉलिप फिर से फॉर्म हो जाएंगे। रिकरेंसेस आर स्टिल कॉमन आफ्टर क्षार कर्मा ऑल्सो, लेकिन मैसिव लार्ज एंट्रोकोनल पॉलिप या कंप्लीट ब्लॉक, फ्रॉग नोज, ऐसे पॉलिप क्षार कर्म से भी कम नहीं होंगे। मगर अर्ली पॉलिपोसिस में, अर्ली स्टार्ट में जहां पे के पॉलिप्स हैं लेकिन बहुत कम फेज में है, सिर्फ अपर पार्ट में दिखाई दे रहे हैं, इथेमॉडल एरिया में हमको दिखाई दे रहे हैं और कफज प्रतिशाय की चिकित्सा करने से, एलर्जी कम होने से उनमें रिलीफ मिलता है। मैं भी इस पे एक कमेंट करना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि देखिए, मैंने पहले जैसे साइनोसाइटिस में मैंने पैथोफिजियोलॉजी की बात की थी कि अगर आप पैथोफिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं तो आप ट्रीटमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेजल पॉलिपोसिस के बारे में एक चीज बड़े अच्छे से लेके चलिए कि इट इज अ मेडिकल कंडीशन, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है ये, और कैस्केड ऑफ इन्फ्लेमेटरी इवेंट्स इसमें होगा जिसकी वजह से पॉलिपोसिस डेवलप होती है। वंस ये हो गई, उसके बाद आप बोले कि हम इसको सर्जरी से करेक्ट करते हैं, ये सर्जरी से करेक्टेबल डिजीज नहीं, रिकरेंस दोबारा से हो जाएगी। इट इज अ मेडिकली ट्रीटेबल कंडीशन जिसमें आपको स्टीरॉयड से रिजल्ट मिलता है। सर्जरी क्यों करनी पड़ती है हमें? स्टीरॉयड आप लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट को नहीं दे सकते। जो सर्जरी आज की जाती है, जो फेस की जाती है, फेस क्या करते हैं हम, वो हमें सिस्टेमिक जो स्टीरॉयड्स देने हैं उनको अवॉइड करने के लिए आप फेस करेंगे, तो लोकल डिलीवरी जो है उसको फैसिलिटेट करने के लिए आप फेस करते हैं। तो सर्जरी का रोल इतना है कि आप पूरा वो फेस करके एक लार्ज कैविटी में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद यू कैन डिलीवर योर लोकल स्टीरॉयड टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन। आप चाहे उसको डाउचेस करें, नेजल डाउचेस, आप ब्यूटीकॉट का सॉल्यूशन बना के उससे पेशेंट को डाउचेस करने को बोले, वो डिलीवर स्टीरॉयड एट द साइट ऑफ प्रॉब्लम, वेंटिलेशन प्रॉपर हो जाती है। बट अल्टीमेटली इट इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट विच हेल्प्स आपको प्रोलॉन्ग टाइम तक। फिर देखना पड़ेगा ये सोनेफिलिक पॉलिप्स हैं, लिम्फोसिटिक ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स उसमें ज्यादा हैं, उस हिसाब से पेशेंट को हो सकता है सारी उम्र के लिए आपको नेजल जो है ड्रग डिलीवरी करनी पड़े। सर्जरी का इतना ही रोल है कि वो इट हेल्प्स इन लोकल डिलीवरी ऑफ द ड्रग। अगर पॉलिप्स रहेंगे तो आप उस ड्रग को वहां डिलीवर नहीं कर पाएंगे और बार बार आप स्टीरॉयड लॉन्ग टर्म के लिए दे नहीं सकते। तो इस तरह से इसको मैनेज किया था। जी सर। और सबसे लास्ट में मैं एक बात बोलूंगा कि सुश्रुत की बातों को फॉलो करते हुए हमें एक चीज का बड़ा अच्छा रखना चाहिए कि सुश्रुत ने एक वर्ड लिखा है युगानुरूप चिकित्सा। युगानुरूप चिकित्सा का मतलब ये है कि आप जिस युग में रह रहे हैं उस युग की चीजों को अडॉप्ट करते हुए, उन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हुए आप चिकित्सा अगर मरीज की करेंगे तो आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छे क्लिनिशियन, बहुत अच्छे सर्जन कंसिडर किए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। इसमें एक लास्ट क्वेरी है सर, अभी चैट बॉक्स में आया इसमें। ये आजकल जो नींद में खर्राटे लेना या स्नोरिंग जो होता है, इसके लिए कोई प्राइवेट इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है क्या प्राइवेट से? देखिए, स्नोरिंग के लिए आपको बड़ी दो छोटी छोटी बातें बताऊंगा मैं। अपना स्कॉट ब्राउन में एक थेरेपी लिखी है, छोटी बुक्स में नहीं मिलेगी। एक तो ओबेसिटी मेन रीजन रहता है इसका, जो लोग ओबीज रहते हैं और जो लोग फिर उसके ऊपर कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, रात को अल्कोहल ले लिया, स्मोकिंग करते हैं या चॉकलेट्स ज्यादा ले रहे हैं, बेसिक रीजन इज ओबेसिटी। तो जो नीचे से हमारा एयर करंट आ रहा है वो सारा हमारा जो ये पीछे का नेसोफेरेंजियल म्यूकोजा है, इस म्यूकोजा को वो क्या करता है, फ्लटर करना शुरू कर देता है, जिससे स्नोरिंग होती है, या कोई कारण उसका नाक में भी हो सकता है। तो मॉडर्न साइड से अगर देखा जाए, यूवेलोपलेटोफरेंजियोप्लास्टी करने के बाद भी आप स्लीप स्टडीज कर लेते हैं, उसके बाद यू गो फॉर यूवेलोपलेटोफरेंजियोप्लास्टी, उसके बाद भी अगर आप वेट रिडक्शन नहीं करते, ओबेसिटी को रिड्यूस नहीं करते, तो पेशेंट स्नोरिंग करते हैं। बहुत छोटा सा एक उपाय स्कॉट ब्राउन में लिखा हुआ है कि अगर कोई पेशेंट स्नोरिंग करता है तो वो कब स्नोरिंग करेगा, जब वो स्पाइन पोजीशन में लेटा है, पीठ के बल जब लेटता है, तो वो सॉफ्ट टिश्यू सारा फॉल कर जाता है और वो वाइब्रेट करना शुरू करता है। उसके लिए आप पेशेंट को एक एडवाइस करें
कि एक अपना नाइट सूट का जो कुर्ता है उसमें पीछे एक पॉकेट सिलवाएं और उसके बीच में जो बच्चा सॉफ्ट बॉल से क्रिकेट खेलते हैं आजकल, उस सॉफ्ट बॉल को उसके बीच में परमानेंटली उस जेब के बीच में फिट करा। तो होगा क्या कि जब पेशेंट सपाइन पोजीशन में लेटेगा रात, तो उसको क्या होगा, वो बॉल चुभेगी, उसकी स्लीप भी नहीं खुलेगी, क्योंकि माइक्रो अराउजल्स तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट को माइक्रो अराउजल्स होते ही होते, तभी उसको डे टाइम स्लीपीनेस है। तो वो बॉल जब उसको चुभेगी तो वो करवट ले लेगा, और जब करवट ले लेता है तो स्नोरिंग कम हो जाती है। तो ये एक देसी फंडा जो कि शॉर्ट ग्राउंड में लिखा हुआ है, बाकी मुझे किसी किताब में कहीं नहीं मिला। तो अगर ये अप्लाई करते हैं तो कुछ हद तक फर्क पड़ जाता है, लेकिन दिस इज नॉट अ रेमेडी। अल्टीमेटली आपको वेट रिडक्शन हो सकता है कि आपको ये जो आजकल सर्जरीज चली हुई हैं लाइपोसक्शन वगैरह ये करवानी पड़े, ठीक है, और या फिर यू विल लॉट ऑफ एंजियोप्लास्टी, बट रिजल्ट्स आर नॉट वेरी आई सीन रिजल्ट्स ऑफ सो मेनी। बहुत सारे लोग आज इंडिया में कर रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी तक हो रही है इसकी, बट रिजल्ट्स के मामले में वी डोंट गेट वेरी गुड रिजल्ट्स इन सच केसेस। Thank you, आपको sir. वेट कम करना पड़ेगा, आपको आपके मसल टोन बढ़ाना पड़ेगा। फ्लैपीनेस ऑफ द पैरिंजियल एंड ऑल नेक मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो आप उसको कोई पर्याय नहीं है, कोई एक्सक्यूज ऑल्टरनेटिव नहीं है। दैट गुड एक्सरसाइजेस एंड इंक्रीजिंग द टोन ऑफ योर नेक मसल्स इज द सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन। यूजुअली सर रिजल्ट नहीं मिलता। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर निसार अली खान सर, डॉक्टर जयेश भंडारी सर। थैंक यू आज सर। के थैंक यू। वेबिनार के दोनों ही विशिष्ट वक्ताओं के व्याख्यान अत्यंत ज्ञानपूर्ण, अनुभवयुक्त व क्लिनिकल प्रैक्टिस में इंपॉर्टेंस रखते हैं, अतः हम सभी के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे ऐसी आशा करता हूँ। कार्यक्रम के आगे के संचालन कार्य के लिए मैं पुनः डॉक्टर प्रदीप चौहान सर से आग्रह करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। इसके पश्चात जैसा कि आज के इस वेबिनार में बहुत ही दोनों ही एक्सपर्ट ने बहुत ही लयपूर्ण तरीके से जो प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि प्रश्न उत्तरी जो है समाप्त हो, लेकिन चूंकि समय की सीमा है हमारे पास, तो मैं इस आज के छठे नेशनल वेबिनार को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं जो सबसे आखिरी का जो पल है वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं डॉक्टर एपीएस चौहान सर को आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर एपीएस चौहान सर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजियोलॉजी, तो वो आए और वोट ऑफ थैंक्स करें। डॉक्टर एपीएस चौहान। थैंक यू डॉक्टर प्रदीप जी। आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार में दुष्ट प्रतीक्षाएं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज साइनोसाइटिस के ऊपर जो हमारा राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया, इस वेबिनार के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री रामकिशोर कांवरे जी, माननीय मंत्री आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन के प्रति मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने आशीर्वाद और ब्लेसिंग से हमारे इस वेबिनार को आयोजित करने में हमें लगातार प्रेरणा दी। साथ ही हमारे विभाग के प्रमुख सचिव एवं आयुक्त माननीय श्री प्रतीक हजेला जी के प्रति हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो हमारे लिए कांस्टेंट और रेगुलर एक इंस्पिरेशन है, जो लगातार हमें वेबिनार आयोजित करने के लिए प्रेरित करते हैं, और न केवल प्रेरित करते हैं बल्कि वे स्वयं उपस्थित होकर स्वयं हमारे साथ रह करके इन कार्यक्रमों के आयोजन में सफलतापूर्वक हमें मार्गदर्शन देते हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम के हमारे दोनों विशेषज्ञ, सबसे पहले डॉक्टर निसार अली खान साहब जो कि शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय नांदेड़ के शालाक विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से दुष्ट प्रतीक्षाएं के ऊपर आयुर्वेद का जो शास्त्रोक्त जो संपूर्ण जो रोग के बारे में संपूर्ण चिकित्सा का जिस तरह से विस्तृत वर्णन किया, और साथ ही जो हमारे ऑडियंस का और जो हमारे जो जितने भी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी क्वेरीज का जितना सुंदर तरीके से समाधान किया। निश्चित रूप से आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपके शेयरिंग्स हैं, उससे डेफिनेटली प्रतीक्षाएं के बारे में जो हमारे कंसेप्ट्स हैं उसमें हमें फायदा हुआ, और आगे ये हमारे लिए एक तरह से एक गाइडलाइन बनेगी। आगे के जो हमारे जो नए न्यू कमर्स हैं
उनको भी इससे बहुत फायदा मिलेगा। साथ ही में डॉक्टर JS भंडारी साहब जो कि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला के हैं, वे हमारे यहाँ पहले भी विजिट कर चुके हैं इंदौर में एज ए एक्सपर्ट्स के रूप में और लगातार हमारे से संपर्क में रहते हैं। उन्होंने साइनोसाइटिस का बहुत ही थॉरो और बहुत डिटेल जो है अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। उसमें न केवल डिसीज की एनाटॉमिक फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, पैथोफिजियोलॉजी और उसके जो सर्जिकल जो माइनॉरिटीज जो 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 पिक्यूलर जो सर्जरीज जो उन्होंने परफॉर्म करते हैं अपने सेंटर में, उन सब के बारे में हमसे शेयर किया और सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी क्वेरीज को भी बहुत सुंदर तरीके से उनका समाधान किया। तो मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में दो नेशनल रेपुट शाला के तंत्र के विशेषज्ञ हमारे बीच में मौजूद रहे। आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय परिवार की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आयुर्वेद महाविद्यालयों के प्राचार्यों का, जो कि हमारे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर के कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं। साथ ही शाला के विभाग के फैकल्टीज जिन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा जो डेलीगेट्स हमारे पास में करीब 190 डेलीगेट्स ने जो है हमारा रजिस्ट्रेशन किया था आज के वेबिनार में, और लगभग 90 और 100 के आसपास लगातार हमारे साथ में इसमें जुड़े रहे। उन सारे डेलीगेट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हमारे डिपार्टमेंट, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे लगातार हमें वेबिनार आयोजित करने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। शाला के तंत्र विभाग के हमारे डॉक्टर नायक जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने इस सुंदर तरीके से इस आयोजन को पूरा करने में उन्होंने पूरे मेहनत के साथ में और पूरे जिस तरह से उन्होंने आयोजन किया उसके लिए पूरे शाला के तंत्र के विभाग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही हमारी वेबिनार टीम के डॉक्टर प्रदीप चौहान जी जिन्होंने बहुत कुशल संचालन किया, डॉक्टर आशीष तिवारी जी जिन्होंने टेक्निकल सहयोग दिया, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर श्वेता वर्मा और समस्त पूरी टीम का जो इस वेबिनार में लगातार हमारे साथ में इस कार्यक्रम को संचालित कर रही है, उन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अंत में आप सभी का एक बार फिर से दिल से, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।